हो गए तुम लोगों से ना एक चीज सुने हुए। गुड। चलो सो आई गेस कि अभी तुम्हारे पास एनर्जी है और अब तुम बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो और जवाब भी दे सकते हो, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1, EIS। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये चैप्टर्स में जो पार्ट नंबर ए है, तो पार्ट नंबर ए इज इन रिलेशन टू BPA, business process automation. We have already covered BPA. Next is part number B. Part B is in relation to ERM. ERM का full form? अच्छा, जो ERM की डेफिनेशन है ना, उसमें किसको ध्यान में रखते हुए करना है? वेरी गुड, ऑडिट को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। नाउ कमिंग टू पार्ट सी। सो पार्ट सी इज इन रिलेशन टू रिस्क एंड कंट्रोल्स। मैंने आपको उसका चार्ट बनवाया था और रिस्क में मैंने आपसे कहा था दो बातें ही आपको ध्यान रखनी है, एक तो टाइप्स, वेरी गुड, और स्ट्रेटजीज। तो पहले अपन टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज कवर कर रहे हैं, यानी कि रिस्क, एंड उसके बाद हम कंट्रोल्स पे आएंगे। तो आज का टारगेट है हमारा कि रिस्क एंड कंट्रोल्स को फिनिश कर देंगे। चले आगे। ओके, सो रिस्क। गाइस एक बात मुझे तो बताओ कि ये तो अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं ना, तो क्या ये कोई एंटिटी स्पेसिफिक होगा या एज अ होल? ठीक है, चलो। ओके, सो रिस्क का टाइप्स नेक्स्ट पेज पे यहां पर आपको दिख जाएगा। 3 टाइप के रिस्क है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसको बिजनेस रिस्क है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो टेक्नोलॉजी रिस्क है। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंसान टेक्नोलॉजी यूज करता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? असेट। तो असेट जो है उसका डेटा, उसके रिलेशन में क्या है? रिस्क है। मैं पहले बता देती हूं कि जो आपके ये टेक्नोलॉजी रिस्क है, ये भी दूसरे चैप्टर में गिवन थे, फिर अमेंडमेंट आया चैप्टर नंबर 1 में। पहले 1 में थे, फिर ये गए 5 के अंदर, फिर ये 5 में वापस 1 में आए। जब ये वापस आए तो ये अपने साथ एक्सप्लेनेशन लेके आए। पहले सिर्फ टेक्नोलॉजी लिस्ट में ओनली पॉइंट्स होते थे, सिर्फ हेडिंग्स होती थी। तो जब ये वापस आए तो बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिले। मैं आपको पता है हिस्ट्री क्यों बताती हूँ? जब आपका क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट होता है ना, सो एग्जामिनर के सामने सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। वो सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या पता उसने पुराने उठा लिए हो, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई अगर आप लोग समझ गए, मान लो उसने टेक्नोलॉजी रिस्क दे दिया सिर्फ 3 मार्क्स का, अब आप कहो मैम इतना बड़ा आंसर था, 3 पेज में तो आंसर आया था और ये बताओ 3 नंबर में दिया है, कैसे मैनेज कर सकता है? तो उसने सोचो पुराना सोच के दिया होगा, जहां पर की हेडिंग्स थी, कंटेंट नहीं था। तो तुम्हें क्या करना है? हेडिंग लिख देनी है, खत्म। इसीलिए तुम्हारे को हिस्ट्री बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पुराने पैटर्न से आ जाते हैं। ओके, डेटा की बात कर लेते हैं। ये रिस्क तो थे ही चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसका भी कहां पे था प्लेसमेंट? चैप्टर नंबर 3 विच इज कोर आईटी। नाउ ऑब्वियसली द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन द सिस्टम्स। तो जिस सिस्टम के अंदर डेटा रखा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस वाज अ कोर आईटी कॉन्सेप्ट, कोर आईटी कॉन्सेप्ट था, इसीलिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर था। बट चैप्टर नंबर 3 की एक खास बात है, पता है क्या खास बात है? चैप्टर नंबर 3 को 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने सीनियर से भी बात करोगे ना, तो वो कहेंगे यार 3 क्या फायदा जब सारे चैप्टर की वेटेज सेम है, तो इतने बड़े चैप्टर को करके क्या ही मिलेगा? तो चैप्टर नंबर 3 एक ऐसा चैप्टर है जिसपे बच्चे जो रिस्क लेते हैं। एंड आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 छोड़ दिया, फिर भी एग्जामिशन आई है, पूरा छोड़ दिया, एक लेक्चर तक नहीं सुना, सोचो, तब भी एग्जामिशन आई है। क्यों? क्योंकि बाकी सब एकदम सॉल्व कर लिया। क्योंकि दिक्कत ये है कि चैप्टर नंबर 3 कोर आईटी है। मतलब मैं आपसे, आपने जितने चैप्टर मेरे से पढ़े, कई बार आपको लगा होगा शायद आईटी की क्लास ही नहीं चल रही, बट जब आपको चैप्टर नंबर 3 चलेगा ना, आपको लगेगा कि मैम सच में क्या क्या पढ़ा रही है, बिल्कुल आईटी है। तो जिसका आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको नहीं पता ये तार किस चीज की है, राउटर क्या है, ये सब क्या है, उसको जब इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कितना ही समझा लूं, उसको समझ में भी नहीं आने वाला। तो अगर समझ में भी आ गया तो लिखने वाले, जब लिखने वाले पे आओगे तो वहां पे टेक्निकल वर्ड्स चाहिए, बिकॉज आईटी है, तो वहां पे दिक्कत आती है। एंड चैप्टर नंबर 3 का जो बी पार्ट है ना, चैप्टर नंबर 3 के भी 2 हिस्से हैं, जैसे 4 के 2 हिस्से हैं, 3 के भी 2 हिस्से हैं। ए पार्ट फिर भी इंसान सोच सकता है, बी पार्ट तो करने के बाद भी इंसान भूल भुलैया में रहता है।
तो चैप्टर नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आईसीए ने क्या बोला कि भैया चैप्टर नंबर 3 बच्चा छोड़ के जा रहा है, तो इससे बेटर क्या है यहाँ पर डाल दो, कम से कम बच्चा यहीं पे पढ़ लेगा, इसीलिए बस यही अमेंडमेंट थी इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं बिजनेस रिस्क से। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है एक ऐसा रिस्क जिससे कि हमारे को बिजनेस को क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा देखो, सबसे पहला रिस्क कौन सा है, अरे बिजनेस रिस्क के अंदर सबसे पहला रिस्क कौन सा है, स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब वही स्ट्रैटेजी फेलियर, बैंक में भी तो हमने पढ़ा था ना अभी। चलो फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, जहां पर हमारे को नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक टेक्निक बता रही हूँ। पहला क्या है, स्ट्रैटेजिक रिस्क। तो स्ट्रैटेजिक यानी स्ट्रैटेजी लिखा, स्ट्रैटेजी और लिखो माइनस, तो इसका मतलब क्या समझोगे, स्ट्रैटेजी काम नहीं करी। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लिखो फिर लिखो माइनस, यानी फाइनेंसेस नेगेटिव होने चालू हो गए। क्या लिख सकते हो, कैश फ्लोज नेगेटिव हो गए, नेटवर्थ नेगेटिव हो गई, समझ रहे हो, नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव मतलब लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स को माइनस में करोगे तो लॉसेस आ जाएंगे। तो जैसे तुम उसको नाम में माइनस लिखोगे ना, सारा कंटेंट तुम्हें याद हो जाएगा। आगे बताओ रेगुलेटरी रिस्क क्या होता होगा, रेगुलेशंस क्या नहीं करे, कंप्लाई नहीं करे, रेगुलेशन मतलब एलआर। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, यानी कि बिजनेस को E&E इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से नहीं चलाया। उसके बाद हैजार्ड रिस्क, हैजार्ड यानी कि कोई भी, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ा होगा, अरे ठीक है, सुनामी, अर्थक्वेक और इवन कोविड will come under the hazard risk. That means any kind of natural calamity, okay, will come over here. चल चाइना ने कैसा बनाया था, इंटेंशन हो या नहीं हो वो छोड़, वो सेकेंडरी है। जो तू बोलना चाह रही है उत्पन्न जो हुआ वो कैसे हुआ, मैं भी तो सुनू कैसे हुआ, वंश की नॉलेज क्या कहती है, बताओ भाई। देखो अगर इसने हाँ भरा है तो भाई ठीक है, चलो बताओ फिर कैसे कैसे उत्पन्न हुआ है, नेचुरली कैसे नहीं है पता, हुआ होगा और हुए में फर्क है। तुम्हारा चैनल दूसरा था, हम सबका चैनल दूसरा था। हमारे चैनल पे तो भैया क्या, तो सब चैनल्स पे ना अलग अलग चल रहा था। किसी ने बोला कि जाके केमिकल मिक्स कर दिया, इनके पास कुछ था। किसी चैनल ने ये बोला कि वो कीड़े मकोड़े से आया, स्नेक्स खाते थे, वो सूप में था, पता नहीं किस में था। हाँ, अलग चैनल पे अलग अलग चल रहा था, वही मैं कह रही थी चैनल अलग था। ठीक है, बट द पॉइंट इज उससे जो कैलामिटी तो हुई थी ना, एंड दैट वाज इन द काइंड ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर तो हुआ ना, अब टेररिज्म भी तो आया है इसके अंदर, वो भी तो नेचुरल नहीं होता, वो भी तो क्रिएट किया जाता, तो टेररिज्म क्यों दे दिया यहाँ पर, समझ रहे हो। मैंने कोविड को इसलिए स्ट्रेस किया क्योंकि इस पर बेस्ड वो केस स्टडी पूछ सकता है। पहले नाम लेगा कोविड का, फिर बोलेगा कि इतनी सारी कैलामिटी हो गई थी कोविड के चक्कर में, फिर वो बोलेगा बताओ ये कौन सा रिस्क है, और फिर अदर रिस्क बताओ कौन कौन से है, ऐसे करेगा वो। चलो नेक्स्ट इज रेशनल रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, अदर रिस्क नहीं, इसका मतलब है काउंटर मेजर्स। ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे मान लो तुम स्कूटी चला रहे थे, तुमने हेलमेट पहना, तुमने यानी कि काउंटर मेजर्स लिए कि भाई हम हेलमेट पहन के चलते हैं, बट फिर भी कोई सामने से मार के चला गया, रिस्क तो फिर भी है ना, क्या रिस्क जीरो हो जाता है, बस दैट इज अ रेसिडुअल रिस्क। इज दैट क्लियर। तो जो बेवकूफ बच्चे होंगे वो क्या लिखेंगे, अदर्स। और जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो क्या लिखेंगे, कंट्रोल, यानी कि काउंटर मेजर्स लगाने के बाद भी रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो and therefore it is a residual risk. कुछ नहीं, चलो आ जाओ। ओके, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिस्क। बिजनेस रिस्क एग्जाम में काफी बारी आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से सिलेबस में था, तो ये काफी बारी आ चुका है। मुझे लगता है कि अभी आने की उम्मीद कम है, अगर आएगा तो जैसे मैंने आपको केस बेस बताया ना, ऐसा सा आ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिस्क। बेटा टेक्नोलॉजी रिस्क ऐसे रिस्क है कि जिनके कि आप पन्ने गिनते रहो बस खत्म ही नहीं होंगे। ये देखो 3 पन्ने हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में। किस में आएगा? सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही नहीं। एक आधे पॉइंट है, फुल फॉर्म्स हैं, वो आ सकते हैं, वो मैं कराऊंगी, बट प्रिपेयर किसके लिए करना है आपको? सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है तो 5 to 6 पॉइंट्स कर ले तो बहुत है, सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं। तो मैं बहुत ही ना इजी लेवल से चालू करूंगी, आपको लगेगा कि यार मैम क्या ही बात कर रहे थे अपन, ठीक है। सोचो क्या रिस्क पढ़ रहे हैं? टेक्नोलॉजी रिस्क। मैम सोचा, हमने आपकी बात सोची और मैम सोचते सोचते हम चैप्टर नंबर 2 में चले गए। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पीपीटी, इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, टी से क्या था? टेक्नोलॉजी रिस्क। मैम थोड़े पॉइंट तो वहां के भी याद आ रहे हैं, चेप देंगे यहाँ पे उठा के। हमने कहा कहते ही बिल्कुल चेप दो। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट, टेक्नोलॉजी इनहैंसमेंट्स, सीट निमोनिक था ना इसका, है ना। अब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो सॉफ्टवेयर के रिलेशन में है, काट दो, ठीक है। और कौन सा पॉइंट था? एनहांसमेंट्स एंड अपग्रेडेशंस और सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी में क्या बोला था उसने कि सॉफ्टवेयर के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। क्या वो पॉइंट रेलेवेंट लग रहा है? नहीं लग रहा। तो 2 पॉइंट आ गए, बस ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। 2 पॉइंट क्या कहता है? डाउन, सुनना ये वाला पॉइंट पहले, फ्रीक्वेंट चेंजेस और ऑब्सोलेंस इन द टेक्नोलॉजी। अंदर का कंटेंट बना के लिख दोगे, पिछला तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं आपको साफ बता रही हूँ कि अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको लगेगा कि यार हाँ ये मैं ऐसे यहां से लिख सकता हूँ, ये मैं ऐसे यहां से लिख सकता हूँ, और मैं आपको रिकॉल कराऊंगी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जहां पर आपका जो कंटेंट है मैं आपको कम याद करा सकूं, उतना बेटर ना। आपके पास वैसे भी हार्ड डिस्क तो कम ही जीबी की है। वो सबसे ज्यादा कौन हंसा? देखो ये तुम्हारे पे जोक था। चलो ओके, अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट के आगे लिखो एसबीआई। एसबीआई बताओ, एसबीआई में जब भी जाते हो तो क्या होता है? सर्वर डाउन होता है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी तो सर्वर का इस्तेमाल हो रहा होगा और हर बारी सर्वर डाउन ही मिलेगा। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हुए? पहले बताओ एसबीआई वाला, एसबीआई में क्या हुआ? सर्वर डाउन हो गया। और दूसरा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं और ऑपोजिट। मैं तो कहती हूँ एग्जाम में इसको भी 2 अलग अलग पॉइंट बना के लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स, अपग्रेडेशंस और चेंजेस 1 पॉइंट, और ये 2nd पॉइंट। बना दो भाई बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट ये वाला पॉइंट, इस पेज का लास्ट पॉइंट, प्रॉपर अलाइनमेंट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड एलआर। किसका अलाइनमेंट किसके साथ बेटा? किसका अलाइनमेंट किसके साथ? टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर। जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो किस पे अलाइन होना चाहिए? एलआर पे अलाइन होना चाहिए। ये वाली बात हमने कहां पढ़ी? हमने हर जगह पढ़ी, इवन सीबीएस के अंदर ये भी पढ़ी, हर जगह पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो यानी कि अगर मान लो, सुनना ध्यान से, मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती हूँ या नई टेक्नोलॉजी को लेके आती हूँ, हमेशा मुझे किसका ध्यान रखना पड़ेगा? एलआर। मेरे ऑब्जेक्टिव और मेरे इवन एलआर के बीच भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो पहले इन दोनों को पैरेलल लेके आएंगे और फिर उसके बाद हाँ डन, इजी सिंपल। तो पहला पॉइंट क्या था? एसबीआई वाला, सर्वर डाउन। दूसरा एनहांसमेंट्स और ऑब्सोलेसेंस, और थर्ड एलआर। डन। चलो इसका लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। एक्सटर्नल थ्रेट्स लीडिंग टू साइबर क्राइम। ये कहां पढ़ा था अपन ने? चैप्टर नंबर 5 टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर हमने साइबर से क्या लगाए थे ना। तो क्राइम हो रहा है तभी तो लगा रहे हैं। तो साइबर क्राइम यानी कि सुनना ध्यान से, हैकर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? हमारे डेटा को चोरी कर सकते हैं। और इवन आपको तो पता है ना एक टर्मिनोलॉजी LAV, लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स। सुनना ध्यान से, आप लोगों के पास बुक है ना? लो जरा दिखाना, 1 सेकंड जल्दी, मैं आपको बताती हूँ। आपको 2 पॉइंट फटाफट याद आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर
3.23 के बाद ही होगा, 3.23 के बाद। ये रहा 3.31, 3.39 के बाद 3.40 पे आ जाओ। 3.40, 3.40 पे पहला पॉइंट क्या लिखा है? लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर। वॉलेटर कौन होता है? जो रूल तोड़ता है। तो सबसे पहले रूल किसने तोड़ा? हैकर ने। उसको ही तो हम हैकर के नाम। दूसरा सुनो, हाँ दूसरा सुनो, दूसरा क्या है? एम्प्लॉय। भाई साहब एम्प्लॉय भी वॉलेटर है। सुन, एम्प्लॉय को कहा था ना तू इसी सिस्टम पे बैठेगा, वो नहीं बैठा, मानी नहीं बात उसने, समझ रहे हो? घर का बेदी लंका ढाए, ऑलवेज आई टेल यू। इवन इन द केस ऑफ दैट पीपल रिस्क वेयर देयर, अभी अभी जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसके अंदर जो हमने पढ़ा ऑपरेशनल, उससे पीपल रिस्क था ना। तो लोग जो होते हैं वो असली असली गुनहगार होते हैं। बैंक के अंदर जितने कांड होते हैं वो सब कौन करता है? लोग तो करते हैं, कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व होंगे ना। तो सेकंड पॉइंट क्या है? एम्प्लॉइज, राइट। अब एम्प्लॉइज में भी ना फोर्थ पॉइंट पे आओ बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? फॉर्मर एम्प्लॉइज, यानी कि प्रेजेंट एम्प्लॉइज तो है ही और साथ में पुराने वाले भी है। पता है पुराने वाले क्या करते हैं? जैसे लेट सपोज मान लो मैं आर्टिकल का एग्जांपल लेती हूँ, तो जैसे मान लो सिद्धि की आर्टिकलशिप चल रही है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकलशिप खत्म होने का टाइम आता है। सिद्धि बहुत ही ईगरली वेट कर रही थी कि कब ये आर्टिकलशिप खत्म हो। अब सिद्धि इतनी इंटेलिजेंट, काम में इतनी हार्ड वर्किंग, तो इसके प्रिंसिपल ने इसको हर चीज के लिए एक्सेस दे रखी थी। भाई ऐसा है अगर क्लाइंट का चालान वालान भरना हो ना तो मेरा नेट बैंकिंग का पासवर्ड है, मुझसे पूछ के जरा भर दियो, ठीक है। सिद्धि के पास इतनी सारी कमांड थी। अब बेटा सिद्धि की आर्टिकलशिप खत्म होने वाली है, पर आईडी पासवर्ड तो अभी भी उसके पास ही है। बात समझ आ रही है? तो फॉर्मर एम्प्लॉय भी क्या करते हैं कभी कभी, तो है तो वो भी वायलेटर्स ही ना। चलो देखो लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर से यहाँ पर कौन आ गया? हैकर। और यहाँ पर क्या आ गया? एम्प्लॉइज। चाहे वो इंटेंशनल करे चाहे वो अनइंटेंशनल करे, और लिखना चाहो चाहे वो एम्प्लॉइज प्रेजेंट हो चाहे वो एम्प्लॉइज फॉर्मर हो, और लिखना चाहो क्या बोलते हैं वो जो एम्प्लॉइज होते हैं उन जहां पर आप वो पढ़ते हो ना आरबीएसई, क्योंकि जितने हमने प्रिविलेजेस दिए उसका क्या किया? मिसयूज किया। आरबीएसई के अकॉर्डिंग वो नहीं चला। जो लिखना चाहो, जो तुम्हारे पास कंटेंट हो वो लिखना। 5 पॉइंट तो अभी हमने कर लिए। पहला कौन सा था? ओके, विच सब्जेक्ट? कौन सा ग्रुप? पक्का? अच्छा टेंशन मतलब चिलो, पहले उसको बताना। धीरेन देखना। बच्चे उससे बात कर लो, ठीक है? हाँ मैं तो हाँ तुमसे पहले से मेरे को आ रही थी, मैं चश्मा नहीं पहना हुआ मेरे को लगा भाई पहले पूछ मैंने कहा ऐसे बोलने से पहले अपनी आंखों पे तो भरोसा है नहीं, देख लेती हूँ। अगर इन्हें किताब खोली तो हमारी बच्ची है किताब खोली नहीं उनने तो मैंने बोला अगर किताब खोली तो हमारी है वरना नहीं है। कल भी आए थे, लपेट लो ना यहीं पर ही, रैगिंग लिया करो उनकी लपेट लो ओके सो लेट्स जस्ट रिवाइज। सबसे पहला कौन सा? सर्वर डाउन एसबीआई एग्जाम्पल। उसके बाद ऑप्शनल सेंस एनहांसमेंट्स। तीसरा पॉइंट एलआर। ओके, चौथा पॉइंट साइबर क्राइम, एक्सटर्नल वाला, हैकर्स और एम्प्लॉइज हो गए। ओके, 5 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। चलो क्या हो गया? ओके नाउ जो हम लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर्स पढ़ रहे हैं ना उसी का ही एक एक्सटेंशन पार्ट और है। तो आपको अभी जो देखने को मिलेगा ना, इस पर
इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ। एग्जाम में अगर आप लिखना चाहो तो सब्जेक्टिव में लिख लेना, वरना 5 पॉइंट तो हो ही गए हैं। तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है। क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू एक्वायर द कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स। न्यू यानी नई, सोशल इंजीनियरिंग यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ये इस्तेमाल की जाती है। एम्प्लॉयड टू किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या लेने के लिए, कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार एक बच्चे ने कहा कि मैम हमारे को ना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। मैंने कहा तो भर ले, मुझसे क्या बात कर रहा है। तो कह रहा नहीं मैम एक्चुअली मेरे पास ना जो कार्ड था ना उसमें बैलेंस नहीं है, आप प्लीज ना कार्ड दे दो मेरे को। मैंने कहा वैसे है तो मेरे कार्ड में भी नहीं छपा, तेरे एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाएगा, तो ले ले मेरे से कार्ड। कहता नहीं 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 मैम मेरे पास टाइम नहीं अभी आने का, आपको पता ही एग्जाम्स है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, मैंने मेरा कार्ड का फोटो खींचा क्योंकि उस पर नंबर लिखा होता है, यहाँ पर वो नंबर डालना होगा उसको, तो मैंने कार्ड का फोटो उसको भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया। और क्या मांगेगा मेरे से वो, सीवीवी मांगेगा, वेरी गुड, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर मांगेगा, वैलिडिटी मांगेगा, सब कुछ मांगेगा। मैंने वो सब चीज़ें उसको दे दी, ठीक है। और उसके बाद में जब ट्रांजेक्शन करने बैठेगा फिर क्या आएगा, फिर वो भी मांगेगा, फिर मैंने वो भी दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसने तो एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया। बट मेरे पर्सपेक्टिव से समझो अब इस बात को, जो लोग सोशल मीडिया पे ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं, लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर्स जैसे लोग बैठे हुए हैं, आंखें तान के बैठे हुए हैं, इनको एक ही जगह सब कुछ मिल गया। और मेरा अकाउंट बेटा 5 लाख से 0 हो गया। जो झूठ मैंने उसे बोला था ना बच्चे को, वो झूठ सच में कन्वर्ट हो गया, 0 ही हो गया बेटा। बताओ। हाँ हाँ सच्ची में ऐसा हुआ था। काल्पनिक है ये, आईटी की टीचर में ऐसे दूंगी। हाँ बट यूजुअली क्या होता है, ऐसा कोई लिंक भेज देता है, या मतलब ये दीज आर द थिंग्स जो कि नॉर्मल लेमेन जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते सब कुछ व्हाट्सएप पे। हमारे मॉम डैड की एज के लोग तो मतलब एक बार ही व्हाट्सएप यूज करना क्या आया, मतलब फिर तो घर में हर चीज जो है व्हाट्सएप पर चली जाती है ना। इट हैपेंस। सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर व्हाट आई डू इज कि मैं क्या करती हूँ, रास्ते को बायफाकेट कर देती हूँ। जैसे कि ये जो कार्ड का इतना बड़ा नंबर था ना, मैंने इसका फोटो भेज दिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं करी, इसी पे वैलिडिटी लिखी हुई थी, 2 काम टास्क खत्म हो गया। उसके बाद में जब सीवीवी का नाम आया ना, तो सीवीवी मैंने कहा कि भाई मैं तेरे को नॉर्मल मैसेज पे भेज रही हूँ, ना कि व्हाट्सएप पे। कहाँ भेज रही हूँ, नॉर्मल मैसेज पे। फिर उसके बाद उसका ओटीपी वगैरह चाहिए होगा, मैंने कहा वो तुम मुझे कॉल करके ओटीपी मांगे हो। मैंने क्या किया, रूट डाइवर्सिफाई कर दिया। अब तुम रख नजर, कैसा रखेगा, हमसे पंगा लेगा, बताओ कोई बात है। तो बेटा एक बात बताओ, जो ये चीजें होती है ना, इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं NSET, न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। यानी ऐसी टेक्निक से जिनसे कि आपके खाते खत्म कर दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर। तो एनएससीटी का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। और एनएससीटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी याद रखना। वो क्या कर सकता है, जैसे कोई एमसीक्यू फ्रेम कर सकता है कि ऐसे ऐसे करके एक बंदे ने ना किसी दूसरे बंदे को ना एक कोई लिंक भेजा, उसने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, लिंक पे क्लिक करते उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो बताओ कौन सी टेक्निक अपनाई उसने, ठीक है। ऐसे करके कोई एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो इस पे एमसीक्यू लिख लो। सब्जेक्टिव में करना हो नहीं करना हो तुम्हारी ऑप्शन है। अब सेकंड चीज क्या ध्यान रखोगे, क्योंकि ये टेक्निक कौन सी है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है, तो इसका मतलब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। और तुमसे ज्यादा सोशल मीडिया का कौन नहीं जानता है। चलो डन, खत्म। ओके सो टेक्नोलॉजी रिस्क इजी सिंपल करा दिए मैंने सारे। बिजनेस रिस्क ओवर, टेक्नोलॉजी रिस्क ओवर। चलो भाई नेक्स्ट, अब हम बमबारी करते हैं। मैम बमबारी मतलब क्या है, बमबारी का मतलब बेटा डेटा रिलेटेड रिस्क। बमबारी क्यों कह रही हूँ मैं, बमबारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से कोई टॉपिक अगर उड़ के आया है तो वो बॉम्ब ही है एक तरीके से, ठीक है, बहुत भारी भरकम है। बट मैं इसको बहुत ईजी सिंपल करने वाली हूँ। जैसे अपन ने टेक्नोलॉजी वाले पढ़ लिए ना, ऐसे ही पानी की तरह आएंगे, पानी की तरह चले जाएंगे। बट जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी ना, वो स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि
अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे ना तो क्या होगा, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके चलिए, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि जो ये हमारा डेटा रिलेटेड रिस्क है, वो डेटा जिसको रिस्क है, वो डेटा बेसिकली है कहाँ। तुझे ढूंढता हूं मैं हर गली, बता कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है। वो डेटा सिस्टम के अंदर है, और सिस्टम के अंदर भी क्या पता कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर है, सिंपल सी बात। आपको याद होगा आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी डेटा एनालिटिक्स की, जिसको कि हमने ऑडिट से रिलेट किया था, बट लास्ट में हमने एक बात बोली थी कि हम सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, राइट। तो सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर वर्ड ही यहाँ पर ध्यान रखोगे, राइट। तो डेटा कहाँ पर है हमारा, सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। अब देखो बेटा, इस डेटा को जो ये इस सिस्टम के अंदर है ना, इस डेटा को क्या है, थ्रेट है। हमें पॉइंट क्या पढ़ना है कि इसमें जो डेटा है ना, इसको मैं कैसे बचाऊं, इस डेटा को मैं कैसे बचाऊं। तो बचाना क्यों है, क्योंकि थ्रेट्स है। यहां पर क्या पढ़ने हैं, थ्रेट्स पढ़ने हैं, यहां पर थ्रेट्स पढ़ने हैं। अब देखना, थ्रेट्स अगर हो रहा है तो कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे तो होगा ना। तो ध्यान रखना कि इसका मतलब ये जो इंसान है कुछ क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, हमारे डेटा को रिस्क हो जाएगा, ठीक है। इंसान भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। चलो नाउ अब हम गाड़ी पकड़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बहुत आसान, व्हिच इज डेटा डिडलिंग। क्या वर्ड बोला बेटा, डिडलिंग। ये डिडलिंग का मतलब गुदगुदी नहीं है, सुनने में लगता है गुदगुदी है पर गुदगुदी नहीं है, ठीक है। गुदगुदी को क्या कहते हैं, वेरी गुड। तो किसने बताया, अरे वाह, आज तो प्रेरणा छाई हुई है, गजब। इस लड़की का असाइनमेंट भी इतना सुंदर और इतना एकदम पॉइंट पॉइंट। ओके, सो डेटा डिडलिंग, डिडलिंग का यानी कि मतलब क्या है, छेड़खानी, छेड़छाड़। क्या है, छेड़छाड़, ठीक है। तो अब दोनों को मिला के क्या बनता है, तो क्या हुआ, छेड़छाड़ हुआ। किसके साथ हुआ, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, डेटा कहाँ था, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके ध्यान से सुनना, डेटा के साथ क्या हुई, छेड़खानी हुई। अब वेरी बैड कमेंट, आई कैन नॉट रिपीट ऑन माइक। इसने कहा कि इसको भी चलिए, सो हमारा डेटा कहां पर था, इस सिस्टम के अंदर। तो अब क्या हो रही डेटा के साथ, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको मैं चैप्टर नंबर 2 में भी बता चुकी हूँ कि देखो दो दो टाइमिंग है डेटा के साथ छेड़खानी करने के। एक, जब सिस्टम के अंदर चला गया, और एक जब जा रहा है, मतलब एक तो यहां पर और एक यहां पर, जब वो इनपुट है और जब वो आउटपुट है। इनपुट में क्या किया, जैसे वाउचर कोई चेंज कर दिया, उसकी फिगरें चेंज कर दी। इसमें क्या है, जैसे वो 3 इडियट में आमिर खान ने क्या किया था, स्पीच में आउटपुट को चेंज किया था, नहीं किया था, वो क्या है, डेटा डिडलिंग। तो आज से आमिर खान वाला एग्जाम्पल, आमिर खान वाला जो एग्जाम्पल है वो किस पे पढ़ोगे, डेटा डिडलिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेटा डिडलिंग क्या होता है वो आपको क्लियर हुआ। डेटा डिडलिंग एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डेटा के साथ छेड़खानी कब होती है, तो बिफोर भी हो सकती है और आफ्टर भी हो सकती है। एमसीक्यू में पूछेंगे डेटा डिडलिंग कब होती है, ऑप्शन ए बिफोर, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो क्या आंसर होगा, बोथ। दैट्स माय गुड स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ, डेटा डिडलिंग मैं सिर्फ समझाऊंगी, तुम खुद सेल्फ रीड करोगे। चलो रीड करो फटाफट। डन, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, बॉम्ब। क्या है नेक्स्ट, बॉम्ब। मैं आपको बेट लगाती हूँ, आप किसी भी बच्चे से जाके पूछ लेना
कि तूने डेटा रिलेटेड रिस्क करे कि नहीं करे हैं। बच्चा 99% बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बट यू विल बी द पीपल जो करके जाओगे। तो वो इसलिए बिकॉज मैं अभी इसको इतना आसान करने वाली हूँ और भी चीज़ों को कि आपको वो चीज़ें खुद से याद रहने वाली हैं। तो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन, ठीक है। बॉम्ब, अब देखो बॉम्ब, बॉम्ब तो बेटा देखो ये पहली बात तो डिस्क्लेमर, ये लड़की नहीं है, ठीक है। ठीक है, बॉम्ब यानी पटाखा और लड़की नहीं है। तो देखो बेटा क्या होता है ना कि दिवाली के टाइम पे ऐसा बॉम्ब वगैरह, सुतली बॉम्ब, ऐसा बहुत सारे बॉम्ब अपन लेके आते हैं, ठीक है। और दिवाली के टाइम पे सबसे मैं तो कहती हूँ कि दिवाली और होली जो त्योहार है ना, वो त्योहार ऐसे हैं कि आप किसी से भी पंगे ले सकते हो, है ना, और किसी से भी अपनी गिले शिकवे सब मिटा सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। क्या? हाँ, भड़ास निकाल सकते हो। अब देखो बात क्या है, मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, और जो ये मेरा पड़ोसी है ना, ये मेरे बगल में रहता है, ठीक है। ये गैलरी भी हमारी ही है, ठीक है। ये पड़ोसी है, मेरे बगल में रहता है, ये गैलरी भी हमारी है। और ये जो गैलरी है ये हमारी है, फिर भी क्या करता है ये पड़ोसी, अपनी गाड़ी हमारी यहाँ पर पार्क कर देता है। बहुत खुंदक है मुझे इसके ऊपर, हमारे पूरे परिवार को इस पड़ोसी के ऊपर क्या है, खुंदक है। तो बताओ दिवाली पे सुतली बम कहाँ रख के फोड़ेंगे? समझ में आया ना? समझ में आया? चलो, तो गाइस मैं क्या कहती हूँ, यहाँ पर अगर इसकी गाड़ी आज पार्क है तो सुतली बॉम्ब तो यही लगेगा, यही लगेगा, सुतली बॉम्ब तो यही लगेगा। और अगर उसने अपने घर के सामने भी पार्क कर दी तो मैं तो सुतली बॉम्ब यही लगाऊंगी। हाँ, मैं तो सुतली बॉम्ब यही लगाऊंगी, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे बताओ बॉम्ब लगाया ना, किसने लगाया? अरे भैया, अरे लगाया होगा किसी ने, मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे ही बिहेव करूंगी। बट क्या ये बॉम्ब जानबूझ के रखा गया? हाँ, जानबूझ के की इंग्लिश क्या होती है? डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली रखा गया यानी कि इम्प्लांटेड। तो बॉम्ब क्या होता है? ऐसी चीज जो कि डेलिब्रेटली क्या की जाए, इम्प्लांट की जाए, ठीक है। और बेटा ये चीज क्या थी? ये चीज थी गंदी चीज, क्योंकि पड़ोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बम गंदा होता है, होली के रंग गंदे होते हैं, है ना, डांट तो पड़ती है, अगर कोई अच्छी चीज होती है तो डांट थोड़ी पड़ती। तो गाइस याद रखोगे बॉम्ब में हम क्या डालते हैं, आईटी की फील्ड में हम डालते हैं बैड कोड, यानी कि किसी के सिस्टम में क्या डाल देना, बैड कोड। यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनो, एक होता है गुड कोड, एक होता है बैड कोड। गुड कोड इट हेल्प्स इन रनिंग एंड बैड कोड इट हेल्प्स इन डिस्टरप्टिंग। जो चल रहा होगा उसको भी क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। तो अगर आपने कोई बैड कोड डाला, वो भी क्या, डेलिब्रेटली, तो वो क्या होता है, बॉम्ब। कितना आसान था ना? चलो रीड करो, पूछ लो कुछ पूछना है तो। ये हो गया। नेक्स्ट, यहां पर भी दो बातें आती है, बाय इनसाइडर और सप्लायर ऑफ द प्रोग्राम। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक तो ये कि मैं बॉम्ब लगा दूं, ठीक है, और दूसरा ये घर का भेदी लंका ढाए, उसी के बेटे को साथ में लेके ना, चला आ जाओ, आजा, मेरे पैसे से उड़ाएंगे। इनसाइडर, समझ आया? याद रहेगा ना, ऐसा होता है ना, ये पक्का वही करते होगे। बाय द वे मुझे तो 10 से ऊपर साल हो गए कि बॉम्ब वॉम्ब नहीं लगाए। हम लोग नहीं करते पोल्यूशन। कहीं भी रहते हो, हमने उससे पहले से नहीं लगाए, बहुत टाइम से नहीं लगाया हमने तो। हम खुद ही बॉम्ब है घर में, हमें पापा तो कहते हैं कि तुम्हें तिलिया लगा लगा के। चलो बॉम्ब समझ आया, डन, क्लियर। आगे चलते हैं, क्रिसमस कार्ड। अब बेटा इसकी स्टोरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्रिसमस कार्ड एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, तो सुन लेना ध्यान से। तो बेटा जैसे पहले की बात हुआ करती थी, पुराने ज़माने में ना कार्ड सिस्टम चला करता था, मुझे भी बहुत सारे कार्ड मिला करते थे। एक सेकेंड ना, today is Sunday, so the executive might not be available. You can contact on Monday, और if I'll get a time in the evening तो मैं आपको अपने यहाँ से कॉल बैक कर लूँगी, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, ओके?
चलो सो पहले कार्ड्स वगैरह का सिस्टम हुआ करता था एंड वहाँ पर ना मतलब कार्ड्स वगैरह एक्सचेंज किए जाते थे। बहुत सारे लोग आपस में न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे कार्ड्स बना के देते थे, है ना, सुंदर सुंदर से कार्ड्स। कोई कोई लोग तो ऐसा हाथ से बना के भी देते थे कार्ड्स, उसके अंदर लिख के देते थे, क्या लिख के देते थे कि है क्या 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 डिब नहीं, हाँ कुछ ऐसे भी था, राइट। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, तेरे मेरी जोड़ी लाखों में एक, ये वैलेंटाइन पे चलता था। हाँ ठीक है, सो ऐसे कार्ड्स तो हमें तो मिले ना जैसे। वैलेंटाइन वीक कभी मेरा सूखा नहीं गया ये, बल्कि इवन 14th को आई हैव टू स्टे एट होम, मतलब क्योंकि बाकी सब दिन बैग्स में ना, चॉकलेट डे तो फुल ऑफ चॉकलेट्स, रोज है तो फुल ऑफ रोजेस। ये वाले नहीं, बचपन की बात चल रही है ना, जब कार्ड चला करते थे, है ना, सेंसेस में है। चाय पिया कर। अरे बॉम्ब बॉम्ब। हाँ चलो ओके, सो गाइज ये कार्ड का सिस्टम आपको याद आया, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि जैसे आजकल पेरेंट्स को जैसे कोई बंदा व्हाट्सएप सिखा दे तो उनको बड़ा फॉन्ट सा हो जाता है कि यार चलो हम तो ये भी व्हाट्सएप से करेंगे, एक बार ही वीडियो कॉल का फंक्शन सिखा दो, फिर तो हर चीज वीडियो कॉल पे ही होगी, है ना। सिमिलरली उस टाइम पे एक चीज ट्रेंड करी थी, दैट वाज मेल। ये तब की बात मैं आपको बता रही हूँ जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ये उससे पहले की दास्तान है, ठीक है, और इसमें कोई काल्पनिक चीज नहीं है, सब रियल स्टोरी है। तो मेल नो एकदम ही ट्रेंड में ऐसा आया, एकदम हाइक पे जा रहा था, तो लोगों ने क्या किया, चलो ठीक है क्रिसमस आ रहा है, मेल के थ्रू क्या करेंगे, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करेंगे, विश करेंगे, ठीक है भाई ठीक है ओके। सो मेल पे कैसे कंग्रेचुलेशन होती है, आपको भी पता है, मेल वेल भेजना आता है ना, रिसीव करना आता है, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें। तो गाइज रेसिपिएंट जो था वो क्या करता था, अपनी मेल आईडी खोला उसने, एंड मेल आईडी में कोई मैसेज वैसेज लिखा हुआ है, मेरी क्रिसमस, ठीक है, और उसके बाद में ना एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको, मतलब होता है दिवाली पे नहीं होता, इस पे क्लिक करो वो जिफी में से खुलती है, ऐसे पटाखे से होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा होता है, तो ऐसे एक लिंक दिया होता था कि इस पे क्लिक करो, बेस्ट विशेस फॉर यू, ये वो ऐसे एक लिंक दिया हुआ था। और सुनना ध्यान से, जैसी जैसी इस लिंक पे बंदा क्लिक करता था, तुरंत क्या होता था, टन टना 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 टना, ऑटोमेटिकली सारा काम छूट जाता था, होल्ड पे चलाता था। जो एम्प्लॉय ने ये मेल को क्लिक किया, लिंक पर क्लिक किया, वो मेल एकदम ही हैंग, सब कुछ सिस्टम हैंग हो जाता था और क्रिसमस ट्री स्टार्ट हो जाता था बनना ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये रियलिटी है। जैसे लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करते ही क्रिसमस ट्री और जैसे बनना चालू हुआ, ऐसे ही उसका भी बनना चालू हो गया। और मैं बताती हूँ, जिस एम्प्लॉय ने क्लिक किया, डर सा लग रहा है क्या? और जिस एम्प्लॉय ने क्लिक किया ना, जिस एम्प्लॉय ने क्लिक किया, उस एम्प्लॉय का जो सिस्टम है, उसके बगल वाला सिस्टम, उसके बगल वाला सिस्टम, जितने नेटवर्क पर सिस्टम थे ना, वो काम कर रहे थे ऐसे करके, और उनका सिस्टम भी उनके हाथ से निकल गया, उनके सिस्टम भी हैंग, खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्या हुआ, जैसी ही चीज हुई तो एक चीज ये हुई कि जो करंट में काम चल रहा था वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। सेकेंडली, जो काम चल रहा था वो सेव नहीं हुआ, नहीं सिर्फ आपका बल्कि, तो हुआ ना कितना बड़ा डेटा वाला रिस्क, कितना बड़ा रिस्क है। और अब उसके बाद सिस्टम क्या हो गया, हैंग हो गया यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पावर कहाँ चली गई, जो ये वायरस बेसिकली फैला रहा था। और जिस कंपनी में ये हुआ था उस कंपनी का नाम था आईबीएम। आईबीएम कंपनी बेटा उस टाइम बहुत टॉप पे जा रही थी। आज भी मेरे पास भी लैपटॉप है, जो आप ये डेल का लैपटॉप, और जितने कोई आप मेरे सामने कोई सा भी ब्रांड ले आओ, बच्चा मुझसे पूछता है कौन सा ब्रांड सुपर्ब है, मैंने कहा बेटा अगर तूने आईबीएम इस्तेमाल किया होता ना तो तू इन सारे ब्रांड्स के बारे में सोचता भी नहीं। आईबीएम का लैपटॉप इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल लैपटॉप, आई गेस कि ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा मस्त वाली। जो मेरे पास लैपटॉप है ना, आई गेस कम से कम नहीं तो 17 साल चला वो लैपटॉप, 17 साल।
अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। 17 साल, आज के टाइम पे 17 साल कोई लैपटॉप नहीं दे सकता। और 17 साल के बाद भी मतलब ये था कि जो उसमें पार्ट्स लगने थे ना वो नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, वरना चलो कंटिन्यू भी हो जाता। तो आईबम कंपनी इतनी स्ट्रांग कंपनी थी, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी कंपनी आगे बढ़ रही होती है ना, तो फिर उसमें लोग क्या करते हैं, ऐसी हरकतें करके उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो ये कौन सी कंपनी में हुआ था ये कांड? आईबीएम में। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि कौन सी कंपनी में ये हुआ था। क्रिसमस कार्ड ध्यान रखोगे, क्लिक करने के लिए किसका दाना डाला? क्रिसमस कार्ड का। ड्रॉ क्या हुआ था? क्रिसमस ट्री। मैंने आपको ड्रॉ करके इसलिए दिखाया, जो लिंक था वो कार्ड का था, इसीलिए रिस्क का नाम भी कार्ड पे चला। और ड्रॉ क्या हुआ था? ट्री। ओके, डन है। चलो रीड कर लो इसको एक बारी, फिर मुझे बताओ। डन, चले आगे। बताया नहीं मैंने, वाला पॉइंट क्लियर नहीं किया। एक्चुअली क्या था ना कि हर बारी एक नया पैतरा आजमाया गया। किसी को लिंक भेज दिया, किसी को ये कि मान लो जैसे ही कोई जैसे किसी ने मुझे बोला मैरी क्रिसमस, तो हम भी सामने से क्या बोलेंगे? मैरी क्रिसमस। रिप्लाई डाल रहे हैं मैरी क्रिसमस का ही, तो जैसे आप क्रिसमस वर्ड लिखोगे ना, तो इसके पैतरे थे अलग अलग। तो बट दिक्कत एक चीज सब में कॉमन थी, वो क्या था? जितने भी कनेक्टेड होंगे नेटवर्क पर, वो सब सेम मोमेंट पे क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। और जो आपका वर्क है ना, वो क्या होगा? हाफ फिनिश्ड। आप उसको सेव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चले आगे। ओके ना, जितने मैंने अभी तक चीज आपको बताई ना, सब में एक चीज कॉमन थी। वो क्या कॉमन थी बेटा? सब में एक चीज कॉमन थी जो मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल बिगनिंग में बताई थी। ये देखो कि करने वाला कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, चाहे हमें पता चले चाहे हमें पता ना चले। अब बारी है बेटा एक ऐसे रिस्क की जिसमें करने वाला का ही पता नहीं चलेगा, और उसको बोलते हैं वॉर्म। वॉर्म यानी कीड़ा। आपने उस कीड़े के बारे में तो सुना ही होगा जो एक बार चिपक जाता है। वंश को ज्यादा पता होगा, इसको एक्सपीरियंस भी है। तो समोसा खाने के बाद तुम आलू वालू की बात करोगे? लीच। लीच, राइट राइट। और इवन वो थेरेपीज में भी यूज होता है। एक्ने निकालने के लिए यूज होता है। नहीं नहीं, मैं तो बता रही हूँ। क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक्ने होता है ना उस पे लीच लगा देते हैं, फिर वो जो एक्ने में जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट वो खा लेता है। और जो लोग मोटे होते हैं वो पतले होने के लिए लीच थेरेपी कराते हैं। बहुत ज्यादा ऑब्वियसली। मैं ना पहली बात तो मतलब मेरे को ना आर्टिफिशियल चीजों में ना कतई भरोसा नहीं है। मुझे आर्टिफिशियल चीजें कुछ भी पसंद नहीं आती, चाहे वो कलरिंग ऑफ द हेयर हो। आई डोंट लाइक। आई लाइक द नेचुरल थिंग्स। राइट। मेरे मैं आजकल आई लैशेस का ट्रेंड चल रहा है, मैं नहीं कराती। नेल्स का ट्रेंड चल रहा है, ये किसी ने मुझे बोला कि भाई करा लो, मतलब मेरे पे बहुत प्रेशर आया, तो मुझे गलती से कराने पड़े। बट अनडाउटेडली मेरे नेचुरल नेल्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। आज तक कोई चीज मैंने वो नहीं करी, कभी विग नहीं लगाई, कभी एक्सटेंशंस नहीं लगाए, नेवर हैव आई एवर। तो मुझे तो नेचुरल चीजों में विश्वास है। और अगर मुझे पतला भी होना है तो मैं नेचुरल चीजें ही ऑप्ट करूंगी, ना कि ऐसी चीजें ऑप्ट करूंगी। और मैंने कभी कोई डाइटिंग भी नहीं करी, ना मैंने कोई प्रोटीन शेक पिया, ना मैंने कभी कोई जिम करा। नेचुरल द वे आई एम, एंड स्टिल एट दिस एज
more than maintained. चलो, ओके, सो वर्म के बारे में बात करते हैं. वर्म में एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम. ध्यान से मेरी बात सुनना. अब जैसे कीड़ा होता है ना, कीड़ा ये क्या करता है, चिपट जाता है, फिर जिसके चिपट जाता है फिर उसको हो जाता है, फिर ऐसे तो करता है. तो ऐसे करके सुनना, ऐसे करके क्या होता है, ये एक प्रोग्राम है. प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, अभी समझाती हूँ चीजें. ये क्या करता है, ये अपने आप को खुद से ही, इसे कोई कुछ कहता नहीं है, कोई इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देता, बट ये अपने आप को क्या करता है, जैसे कोई दूसरा मिलता है उस चिपक जाता है. क्या मिल दूसरा तीसरा मिला उससे चिपक गया, क्या करा चिपक गया. और जब पीछे वाले को छोड़ता है ना, वहां पर भी कीटाणु देके जाता है. मतलब इससे मिला तो इसको खराब कर दिया, फिर इससे मिला तो इसको खराब कर दिया, फिर इससे मिला तो इसको खराब कर दिया. ऐसे करता है और ये खुद से करता है, इसको कोई करवाता नहीं है. ठीक है, अब ध्यान सुनो कि अल्टीमेटली होता क्या है आईटी की फील्ड में. सच में कीड़ा नहीं होता है कोई. ठीक है, जैसे आप लोग अभी इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आपके लिए आसान तरीके से समझाते हो. इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, क्या बोला तूने, बग्स होता है. अच्छा, बग क्या होता है, अच्छा तेरे फोन में आता. बग्स का मतलब क्या होता है, बग्स, बग का मतलब होता है एरर आना. बग का मतलब होता है एरर आना. बग आया किसकी वजह से, वो अलग पॉइंट है. अब जैसे मान लो मैं कोई ऐप लॉन्च कर रही हूँ, उस ऐप में कोई एरर है, तो मैं क्या बोलूंगी, बग आ गया. तो एरर का मतलब होता है बग, और वो एरर्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, बग्स. ठीक है, जैसे मैं उस एरर को रिमूव करूंगी, बग्स रिमूव हो गए, काम खत्म हो गया. अब बग्स का रीजन होता है ना, तो सिस्टम में कभी बग्स नहीं आते, एरर सिस्टम में नहीं आता. एरर तो कंक्लूजन है, बग्स तो कंक्लूजन है कि ये हो गया, उसका रीजन कुछ और होता है. ओके, तो बग्स यानी एरर, तो रेक्टिफाई करो वर्ड. ओके, तो जानबूझ के मैंने बोला ताकि तुम्हें चीजें पता हो गया. अगर तुम्हें कुछ सुनाई सुनने में आ रही चीजें क्लियर होनी चाहिए. वापस बैक टू दिस. सो आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, राइट, और आप लोग क्या करते हो कि जैसे क्या बोलते हैं, मान लो सृष्टि जो है घर गई, किसके घर गई, सिद्धि के घर गई. ठीक है, तो सृष्टि ने क्या किया, सिद्धि को बोला, सिद्धि अच्छा एक बात तो बता, क्या बोलते हैं, तेरे पास नेट है क्या. तो सिद्धि ने कहा अरे क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, क्या चाहिए तेरे को, पासवर्ड चाहिए, चल मैं तेरे को दे देती हूँ पासवर्ड. ऐसा होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स. हमने गए, हमने वाईफाई का पासवर्ड अगर आईडी पासवर्ड मांगा, जो भी मांगा, और अपना फोन क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. उस फोन में क्या था, ये कीड़ा था. अब ये कीड़ा इस नेट से कनेक्ट हुआ. अब ये नेट जो जो इस्तेमाल करेगा सब पे जाएगा. मैम ये होता कैसे है, इसके लिए आईटी पढ़ी है, बीटेक पढ़ी है, पर ये होता है. और इसका एक और आसान चीज बताती हूँ. आजकल क्या है ना कि जो वो है क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो स्टेशंस बोल लो, सीपी में होते हैं, मशीन्स ही होती हैं, चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, आप चार्ज कर सकते हो, खड़े हो जाते हैं फिर चार्ज वगैरह कर लेते हैं, है ना, देखे वो. हाँ, तो वो जो है वो अल्टीमेटली दे आर वेरी मच वॉर्न प्रॉन. मतलब कि मैं सच बता रही हूँ कि जो बंदा वहां पे चार्जिंग पे लगा के खड़ा है ना, उसके सिस्टम में वॉर्न होगा, और वही इस यहाँ पर आ गया, फिर इस पे जिसने चार्जिंग करी सबको पे कॉपी पेस्ट. फिर ये सिस्टम सुनना, ये मोबाइल पे मान लो आ गया, फिर इसने क्या किया, ब्लूटूथ से एक फाइल इसको ट्रांसफर करी, फिर इस पे चला गया. यही तो बात हो रही है, देयर इज अ नो होस्ट प्रोग्राम. बस यही तो बात है कि पैदा कैसे हो रहा है. कुछ चीज है, जैसे मान लो अभी हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हम हर चीज देख सकते हैं, बट क्या अभी हमारा एनवायरमेंट बैक्टीरियाज है ना. अब तुम मुझसे पूछो मैम बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है ना. सेम एज दिस, तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया इन द आईटी इंडस्ट्री आल्सो जिसका हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आए, जिनका होस्ट हमें पता ही नहीं है. तो उस कैटेगरी को उन्होंने किस में डाल दिया, वर्म कैटेगरी में डाल दिया. अब समझ में आया. चलो नेक्स्ट इज राउंडिंग डाउन एंड सलामी टेक्निक. अब बेटा जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, क्या चीज, ओके ओके ओके, अलार्म क्लॉक. जैसे मैंने आपको वो आईबीएम वाला एग्जांपल दिया ना,
आईबीएम कंपनी वाला एग्जांपल दिया, ऐसी ना ये जो अलार्म क्लॉक वॉर में ना ये हुआ था। जैसे मैं आपको और इस स्टोरी को आसान समझाती हूँ। आप लोग अभी गूगल रिमाइंडर यूज करते हो ऐसा अपना कैलेंडर में खोल के, ऐसा कि इस डेट पे ये है, इस डेट पे ये है, करते हो यूज। तो बेसिकली दैट इज अ काइंड ऑफ अलार्म, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि स्टोरी का पार्ट बता रही हूँ। किसी बंदे ने कोई चीज, जैसे मान लो ये क्या बोलते हैं, कैलेंडर था, कैलेंडर सेट हमने किया अपने जीमेल पे और ये डेट फिक्स कर दी 31 जुलाई का मैम का बर्थडे हमें विश करना है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपनी उस जीमेल पे जिस पे आपने रिमाइंडर सेट किया, सब चीजें उस पे आ जाती है, ठीक है। आपने वही जीमेल किसी और के सिस्टम पे जाके खोल ली, वो वहां पे चला जाता था। तो मैंने आपको ना ये बहुत ही शॉर्ट में बताया, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो ये बेसिकली अलार्म क्लॉक पे बेस्ड था। इस पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आईबीएम वाले पे आया है, ठीक है। इसलिए मैं इसकी पूरी कहानी आपको बता ही नहीं रही, एग्जाम में भी नहीं आएगी। और आप एग्जाम्पल भी एस्केप करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, वर्म एक ऐसी कैटेगरी है जिसका होस्ट हमें पता नहीं होता। इट्स लाइक द बैक्टीरियाज इन द एनवायरमेंट, जिसका होस्ट हमें नहीं पता। आगे चलते हैं, राउंडिंग डाउन और सलामी टेक्निक। जो ये दो टेक्निक है ना, ये अच्छे से अच्छे बच्चों को भी नहीं आती। इनमें बच्चों को, इन दोनों में ना, ये दोनों सिमिलर है, यू अंडरस्टैंड, सिमिलर। ये दोनों ना क्या है, सिमिलर से है। तो ना बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है। आप में तो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। बट मैं आपको क्लैरिटी अभी से दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरी बात सुन ली, आपको फर्स्ट शॉट में क्लियर हो जाएगा, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो बच्चों को क्या होता है, उनको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो आइए सुनते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से। आप लोगों ने मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा राउंडिंग ऑफ का, पढ़ा है राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको पता है ना राउंड ऑफ कैसे करते हैं। चलो ठीक है, लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में 73,153 रुपीज है, ठीक है। और मैंने कहा एक काम करो, आप इसको राउंड ऑफ कर दो। क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो, टेंस में राउंड ऑफ कर दो। यू अंडरस्टैंड, राउंड ऑफ तो भाई देखो मर्जी होती है ना कितने में। अब कोई हंड्रेड्स में कराना चाहे, कोई थाउजेंड्स में कराना चाहे, तो मैंने आपको क्या बोला, टेंस में राउंड ऑफ कर दो। तो चलो बताओ राउंड ऑफ करके कितना लिखूं, कितना, 150, पक्का लॉक कर दूं, ठीक है। आपने इस नंबर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आपने जो राउंडिंग ऑफ करी है, वो राउंडिंग ऑफ ग्रेटर साइड पे करी या लोअर साइड पे करी। मैथ्स का रूल लगाया आपने और लोअर साइड पे कर ली, ये तो समझ में आता है ना। जब हम ग्रेटर साइड पे राउंड ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं राउंडिंग अप, और जब हम लोअर साइड पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग डाउन। तो बताओ आपने क्या किया, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, चले आगे, ओके। अब मैं आपसे कहती हूं कि नहीं, आप एक काम करो, इसी डिजिट को राउंड अप करके बताओ। तो अब बताओ क्या क्या बताओगे, ये क्या है, राउंडिंग अप। इज दैट क्लियर। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या सिनारियो है। सिनारियो ये है कि बेटा जैसे मैंने आपको लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर्स पढ़ा है ना, कोई बंदा है जो खुराफती है, जो कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करना चाहता है और कुछ उस खुराफत करके अपना फायदा करना चाहता है। तो ये एक बंदा है, ठीक है, ये कहता है भैया आज की डेट में अगर मैं डेटा की बात करूं तो सबसे बड़ा डेटा, वैल्यूएबल डेटा, सबसे वैल्यूएबल डेटा क्या है, सबसे बड़ा वैल्यूएबल डेटा है आपके अकाउंट्स के रिलेशन में इंफॉर्मेशन। क्यों, आप कहते हो ना कि मेरा तो फलाना अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सर मेरे पड़े हुए इतने पैसे, आप बोलते हो क्या पैसे सच में पड़े होते हैं या वो सिर्फ मेरा डेटा है। नाउ गॉट द पॉइंट। तो क्या होता है, वो ये क्या, उसकी सोच देखो, क्या बोला उसने कहा कि भैया सबसे बड़ा तो क्या है, यही डेटा है। अगर मैं आज आपके अकाउंट से सीबीएस का सॉफ्टवेयर यूज करके 2000 माइनस करके अपने अकाउंट में डाल लूं, तो मैंने तो डेटा के साथ ही छेड़खानी करी, काम हो गया। और इफेक्ट किस पे आया, आपके पैसों पे आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं इस डेटा को अपने हवाले कर लूं, इससे फायदा उठा लूं, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
ना क्या बोलते हैं, ना आदमी बड़ा ना औरत, औरत औरत, कोई बड़ा नहीं, भैया तो है ही नहीं बड़ा, छोटा भैया ना हमारा। चलो समझ में आया इतनी चीज है। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा अब यहां से कमाई के ढंडे ढूंढेगा, इस डेटा से क्या करेगा, छिड़खानी करेगा। कैसे छिड़खानी करेगा, ये राउंडिंग टेक्निक अपनाएगा। क्या अपनाएगा, राउंडिंग टेक्निक अपनाएगा। ठीक है, अब मैं कहती हूं मान लो ये आपके अकाउंट का बैलेंस है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से फिर फील कर पाएंगे, ये आपका बैलेंस है। आपका बैलेंस दो तरीके से राउंड ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मेरा बैलेंस ऑप्शन ए या मेरा बैलेंस ऑप्शन बी, अगर मेरा बैलेंस ऑप्शन ए बन जाता है तो मुझे लॉस है या तुम्हें लॉस है, या जब तुम्हारा बैलेंस ऑप्शन बी बन जाता है तो तुम्हें लॉस है। क्यों, 3 रुपए कम हो गए, यहां पर क्या हुआ, -3, यहां पर क्या हुआ, तो लॉस कहाँ हुआ, राउंडिंग डाउन में। टेक्निक का नाम क्या है, तो थ्रेट कब होता है, जब लॉस होता है, तो कभी भी राउंडिंग अप नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करता है ये आदमी, देखो इसकी खुराफत देखो, ये क्या करता है, कहता है कि मैं क्या करूंगा, बहुत सारे बैंक अकाउंट पकड़ूंगा, ऐसे करके बहुत सारे बैंक अकाउंट पकड़ूंगा और सब में क्या लगाऊंगा, राउंडिंग टेक्निक लगाऊंगा। ठीक है, और राउंडिंग टेक्निक लगा के जो ये पैसा है ना, ये जो राउंड ऑफ करके होता है ना, इस पैसे को अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लूंगा। तो ये 3 रुपए कहाँ गए, हमारे माइनस और इसके प्लस। फिर क्या किया इसने, फिर इसने कोई वाई अकाउंट पकड़ा, वाई अकाउंट में कितने रुपए थे, 1,50,102 रुपए थे। फिर क्या किया इनने, बताओ कितने रुपए चोरी करेगा ये, अब 2 रुपए चोरी करेगा और 2 रुपए कहाँ चले जाएंगे, समझ रहे हो, तो इसका तो झोली भरती जा रही है और कंपैरेटिवली बहुत सारे लोगों की झोली खत्म होती जा रही है। अच्छा, अब ये क्या कहता है, सुनना, कहता है मैं ऐसा कर रहा हूं, पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों की साइकोलॉजी जानता हूं, मैं ह्यूमन का नेचर जानता हूं कि ह्यूमन जो है ना वो इतना ज्यादा लेजी है, इतना ज्यादा लेजी है कि अगर उसके अकाउंट में ना इसकी जगह ये भी हो गया ना तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो मेरे अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए हैं, अब वो 2 रुपए ले भी लेगा तो मेरे ऐसा बंदा के 2 रुपए को अकाउंट स्टेटमेंट के लिए टेंशन में रहेगा क्या, जिंदगी में और टेंशन ही नहीं है हमारे, समझ रहे हो। तो अगर मान लो मैंने पकड़ भी लिया तो फिर क्या सोचेगा, अरे कोई चार्ज वगैरह होंगे, कोई लग गए होंगे, ध्यान ही नहीं रहता ना। और बेटा किसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होती हैं ऐसी, जो लोग काम करते हैं, बिकॉज बच्चों के अकाउंट में थोड़ी ना बैलेंस मिल जाएगा इतना सारा। जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, उनके अकाउंट में खूब पैसा मिलता है रे, तो उन्हीं के अकाउंट से काम किया जाता है। और जब वो अपने ही काम धंधे में इन्वॉल्व है तो 10 रुपए 20 रुपए, मतलब ये 3 और 7 रुपए को लेके टेंशन में रहेंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। yesterday only I was telling my account statement, एक 7,000 रुपए की ट्रांजेक्शन थी, मेरे को याद ही नहीं आ रही मैंने कैसे करी कैसे करी कैसे करी। फिर उसके बाद मैंने सोचा 7,000 की ट्रांजेक्शन को सोचते मेरे को 7 मिनट हो गया, मैं कितनी पागल हूँ, मैं इस पर सोचे जा रही सोचे जा रही हूँ, लेट इट बी। और 99% शॉपिंग ही करी होगी, छोड़, ठीक है। खाने का बिल हो नहीं सकता, कितना खा लूंगी, पार्टी मैंने कोई करी नहीं इस महीने, क्या हो गया, कहाँ से आया 7,000 रुपए, शॉपिंग ही करी होगी, कोई ना कोई सामान लेके आई होंगी मैं, चलो ठीक है। रात को बस सोने लगी थी, ओ हाँ 2 साड़ी खरीद के लाई थी मैं, एकदम ही स्ट्राइक कर गया, तो मैंने 7,000 रुपए को छोड़ दिया। तो जस्ट आप फील करो, अभी आप छोटे बच्चे हो तो शायद आप एक चीज नोटिस करो कि आपके पास इतना टाइम है, बट लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। और बेटा ये तो मैंने आपको टेंस के मल्टीपल में बोले, ये इतने गंदे लोग हैं बेटा। यहाँ पर मान लो ये इसके आगे भी है 0.63, तो डेसिमल वाला भी राउंड ऑफ कर देते हैं, ये जो मन आए वो राउंड ऑफ कर देते हैं। मतलब बेसिकली हमें तो देखो जो मिले वो बढ़िया ना, इसको तो मिल ही रहा है, इसका जेब जा कह रहा है, डेसिमल मिले तो, रुपए मिले तो, टेंस में मिले तो, हंड्रेड से मिले तो, थाउजेंड से मिले तो इसको क्या है, इसको तो प्लस ही हो रहा है ना। और वेरियस अकाउंट से वेरियस राउंड ऑफ किए जाते हैं। बेसिकली मैं तो बोलूंगी क्या किया जाता है, राउंडिंग डाउन टेक्निक लगाई जाती है अपनी झोली को भरने के लिए और दूसरों की झोली को खाली करने के लिए। इसको क्या कहते हैं, इज दैट क्लियर। अब राउंडिंग डाउन टेक्निक को कैसे पहचानोगे,
एग्जाम में इस पे एमसीक्यू आया था, आई थिंक आरटीपी में था या एमटीपी में था। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया तो कैसे पहचानोगे? सबसे पहले कोई ना कोई राउंडिंग ऑफ हो रहा होगा, है ना, टेंस की तरफ, डेसिमल्स की तरफ, राउंड ऑफ तो पक्का पक्का होगा, और पैसा कहीं से निकल के कहीं पर जा रहा होगा, हेंस प्रूव्ड राउंडिंग ऑफ टेक्निक। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको दूसरी टेक्निक भी साथ में पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद हम रीडिंग करने पे आएंगे। नेक्स्ट इज सलामी टेक्निक। सलामी है, हाँ तो भाई उसने नाम रख दिया टेक्निक का, कोई बात नहीं। कीड़ा रखा तो कुछ नहीं, बॉम्ब रखा तो कुछ नहीं हुआ, सलामी रखा तो बहुत कुछ हो गया, बताओ, उसकी मर्जी है। चलो आ जाओ, अब सलामी टेक्निक, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो ये था ना, ये बंदा था ना, ये तो बेटा पढ़ा लिखा बंदा था, बीटेक करी थी इनने, तो ये तो राउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानता था। अब एक ऐसा आदमी जो कार्ड तो सेम करना चाहता है, बट इसके पे इतनी नॉलेज नहीं है कि भैया राउंडिंग ऑफ फाउंडिंग ऑफ हमें नहीं आता, हमें तो साफ सूफ सा धंधा चाहिए, एक मुश्त बता दे भाई हमें तो ये टेक्निक क्या कहती है? ये टेक्निक कहती है भाई हमने तो अपना अमाउंट फिक्स कर दिया है। जैसे तुमने देखा होगा वो हफ्ते लेने के लिए आते हैं, हाँ भाई हमने तो फिक्स कर लिया। क्या फिक्स कर लिया? हम तो हर अकाउंट से जी 5 रुपए काटेंगे, खत्म कहानी। अब चाहे अकाउंट में इतने रुपए हो, चाहे इतने रुपए हो, चाहे कितने ही रुपए हो, हमें तो कितने रुपए काटने हैं भैया? 5 रुपए काटने हैं। तो इसने क्या किया? इसने कोई राउंडिंग टेक्निक नहीं लगाई। हालांकि यहाँ पर भी जो आपका पैसा है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट जा रहा है, बट क्या यहाँ पे राउंडिंग हो रहा है? नहीं, यहाँ पर अमाउंट क्या हो गया? फिक्स। तो अब न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपको आ जाए एग्जाम के अंदर, वो आपको कोई फिगर दे देगा और फिगर पर बेस्ड आपको बोलेगा कि इतने रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए या इतने रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो गए। तो बताओ ये राउंडिंग टेक्निक है या ये सलामी टेक्निक है? ठीक है, पहचान लोगे ना? तुम्हारी मैथ्स तो अच्छी है, बोलो, कह सकते हो। कितने नंबर आए थे मैथ्स में? बस फाउंडेशन में, हाँ बस, हाँ फिर तो मैं तुम्हारे को एवरेज ले सकती हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सलामी और इस राउंडिंग ऑफ में ठीक है, चले पढ़ लेते एक बारी। आप लोग पढ़ो ना, आप लोग रीड करो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। हाँ डन, क्लियर, कोई डाउट? यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट होता है और यहाँ पर अमाउंट छोटा होता है, बस ये पता है, बाकी राउंडिंग रहता है। ऑफ अ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब क्या है कि वो टेंस में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए आगे। कितनी अच्छी लाइफ है ना, आराम से बैठ के रील्स देख सकते हैं। चलो चले आगे। ओके सो द नेक्स्ट इज ट्रैप डोर। ट्रैप डोर, तो बेटा ट्रैप में तो हर एक इंसान आ ही जाता है। आजकल तो एक ट्रैप फेंकता है तो दूसरा ट्रैप में ट्रैप हो जाता है ना? बोलो हाँ कि ना? आप भी तो ट्रैप हुए ही होंगे कभी ना कभी, एक्सपीरियंसेस तो आपके भी होंगे। चलो फिर भी मैं आपको छोड़ देती हूँ और चुहिया के बारे में बात करते हैं। चुहिया का भी ट्रैप डोर होता है ना? ये जो चुहिया है बेटा, देखो ये चुहिया को हम क्या करते हैं, इसको भी ट्रैप करते हैं ना। मैं दरवाजा खोल देती हूँ, अब उधर से खोलूं?
देखो बेटा, मैं क्या अपनाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी बेटा बताओ, बटर वाली रोटी या ब्रेड, और क्या दूंगी इसको, झांसा, और फिर ये क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। ये क्या है, ट्रैप डोर। तो इसको तो सब जानते हैं ना इस कॉन्सेप्ट को, तो बस यही कॉन्सेप्ट हमारे आईटी में भी यूज होता है। बताओ, ये चुईया है ना, ये चुईया ही तो है। ये ले, तो ट्रैप डोर के बाहर मैं खाना रखूंगी। कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। ओके, टॉम एंड जेरी देखा होगा, वो जेरी को भी चीज दे दे के, जेरी वैसे कितने चालाक, बट चीज के मामले में क्या होता था, चीज के आगे उसे कुछ नजर नहीं आता था। तो गाइस, ट्रैपडोर में क्या होता है कि जब आपके सामने कुछ आइटम रखा जाता है तो आपकी आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं और आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा होता है। प्यार भी ऐसा ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब लोग प्यार में पड़ते हैं तो ब्लाइंड हो जाते हैं, है ना। सुना तो होगा आप लोगों ने, है ना। मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप लोगों को तो हाँ मैं क्या ही बताऊं। चलो, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है कि जब सामने हमारे चीज आ जाती है, ये बटर वाली रोटी आ जाती है, कुछ भी आइटम है, तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारी आंखों पे पट्टी हो जाती है। ये चीजें सुनी होंगी, बस यही ट्रैप डोर है। आइए इसको आईटी की भाषा में जरा समझ लेते हैं। आइए, क्या कहता है ये, ध्यान से सुनना। इट अलाउज इंसर्शन ऑफ, अभी भी तो हमने इंसर्ट किया था ना, चूहेदान के अंदर कुछ इंसर्ट किया था। इंसर्शन ऑफ स्पेसिफिक लॉजिक, वहां पर हमने क्या इंसर्ट किया था, ब्रेड, स्पेसिफिक ब्रेड बेटा, उस पर घी लगा के, क्योंकि वो घी की खुशबू से आते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ब्रेड यानी स्पेसिफिक लॉजिक। लॉजिक समझो जैसे कोई कोड हो गया, जैसे मान लो कोई भी चीज हो गई जिससे कि इंसान क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। इवन जैसे मान लो कि आपके पास कोई मैसेज आता है, इस पे क्लिक करें और लॉटरी पाएं, तो कोई लॉजिक है, उसको क्या किया, इंसर्ट किया, और लोग उसके ट्रैप में फंसेंगे। एंड उसके बाद क्या किया, जैसे वो लॉजिक इंसर्ट किया और सामने वाले को वो लॉटरी दिख गई, तो उसकी आंखें ब्लाइंड। सच एज प्रोग्राम इंटरप्ट्स दैट परमिट अ रिव्यू ऑफ डेटा। पता क्या कहता है, कहता है जैसे ही ये लॉजिक इंसर्ट हो जाता है, उसके बाद रिव्यू करने की जो क्षमता होती है ना, डेटा को रिव्यू करने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट्स हो जाती है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो हमने लॉजिक इंसर्ट किया ना, तो पहले आप चूहेदान का केस समझो। जैसे हमने रोटी इंसर्ट करी, तो चूहिया को सिर्फ रोटी दिख रही है ना, और रोटी देखते ही उसके बाकी सारे विचार सेकेंडरी हो जाते हैं, उसे सिर्फ रोटी नजर आ रही है। प्यार में भी ऐसा ही हो रहा है, आईटी में भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे ही वो लॉजिक दिखा ना, सामने वाले को उसने काफी टेम्प्ट किया, और उस लॉजिक का क्या कमाल था, उस लॉजिक का ये कमाल था कि जैसे वो सिस्टम में या जहां पर भी वो एंटर था ना, जैसे वो एंटर हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, सामने वाले की आंखें पे पट्टी कर देगा कि वो मुझे रिव्यू नहीं कर सकता। इट इज लाइक दैट। अभी मैं और समझाऊंगी, पहले इतनी बात समझ आई, चले आगे। और they also permit insertion of unauthorized logic, और even ये जो अपन आईटी के केस में करते हैं ना, उस टाइम पे ये चीज अनऑथराइज भी हो जाती है। अनऑथराइज का मतलब क्या है, अनऑथराइज का मतलब है कि जो हमने रोटी वोटी डाली है ना, मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसने मौज मस्ती के लिए कर दिया ये काम, पर वो यूजर तो अनऑथराइज था ना। सिमिलरली जो यहाँ पर जो स्पेसिफिक लॉजिक डाल रहा है, दैट पर्सन कैन बी अनऑथराइज। और जो मान लो हो सकता है यूजर ऑथराइज हो, मैं ही डाल रही हूँ, बट मैं खुद भी तो गेम खेल सकती हूँ। मैं ब्रेड ना डाल के मैंने ब्रेड जैम डाल दिया, समझ रहे हो, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, कुछ अनऑथराइज काम कर सकती हूँ, ठीक है। मेरा काम करने के पीछे क्या है कि सामने वाले की आंखों पे क्या हो जाए, पट्टी बन जाए, कि वो रिव्यू, कि मेरे काम को रिव्यू ना करे। इसको क्या कहते हैं, ट्रैप डोर। अब थोड़ा और समझो, मैंने आपको लिटिल चीजें बताई, अब थोड़ा सा और समझो, आईटी की टर्म्स में समझने की कोशिश करो। होता क्या है यूजुअली, जैसे मान लो मैंने ना आपको ये बुक दी, ठीक है, ये बुक देने से क्या हुआ
कि बच्चे को क्या लगा, ये हमारा EIS का कंटेंट है, हमें ये करके जाना है, ठीक है। काफी बच्चों ने अगर मैं स्ट्रेस ना दूं तो स्टडी मटेरियल खोलने भी नहीं है। दिस हैपेंस। अगर आप कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो जब तक टीचर नहीं बोलेगा ना एक बार स्टडी मैट पढ़ लो, तो आप उसी की बुक को बेस मान के चल लोगे, एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। होता है ऐसा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ये। सेम गोज विद IT ऑल्सो। अब IT की इंडस्ट्री में कैसा होता है, जब हम किसी के सिस्टम पे कोई वायरस इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्शन ऑफ स्पेसिफिक लॉजिक, वो वायरस कैसे इंसर्ट हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपको एक पेन ड्राइव वाला एग्जांपल बताया था, जिसमें कि पेन ड्राइव वाला जो सॉफ्टवेयर था उसको इंस्टॉल करते वक्त आपने आई एग्री किया था। जैसे आपने आई एग्री किया था तो आपने एक बात से और एग्री किया था, क्या था वो, फायरवॉल को ऑफ। आपको तो नहीं पता था कि उस आई एग्री में फायरवॉल ऑफ हो जाएगी, बट क्या हुआ, आपकी आंख पे पट्टी हो गई। बस आप क्या कर रहे हो, आई एग्री आई एग्री आई एग्री, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस मेरे सिस्टम में ना ये सॉफ्टवेयर जो है ना बस ये इंस्टॉल हो जाए। बाकी आपकी आंख पे क्या हो गई बेटा, पट्टी हो गई। बस यही वो ट्रैप डोर है। समझ रहे हो मेरी बात अभी? तो ट्रैपडोर के अंदर ऐसे ही होता है। अब ये जो लॉजिक्स है ना, ये लॉजिक कैसे भी करके इंसर्ट किए जा सकते हैं, वाया एनी सॉफ्टवेयर भी किए जा सकते हैं। कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो कोई लिंक वगैरह क्लिक हो जाता है, वो भी करके ट्रैपडोर होता है, वो फिर कहाँ से कहाँ ले जाता है और फिर कुछ करवा देता है, और सिस्टम में फिर आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। फिर जैसा वो उसने जो प्रोटोकॉल्स लिखे उसके अकॉर्डिंग काम होता है। बात समझ आ गई? ट्रैपडोर क्लियर हो गया? तो जो मैंने आपको पेन ड्राइव वाला एग्जांपल दिया था, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रैपडोर। लिटरल भी समझा दिया, IT वाइज भी समझा दिया। डन। लास्ट, स्पूफिंग। अब ये स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग बेटा है एंजल प्रिया। सुना है एंजल प्रिया? क्या था ये? फेसबुक ID, वो भी कैसी, फेक। वेरी वेरी गुड। सुनो, आप लोगों ने तो देखा होगा कि मतलब मैं तो देखती हूँ, इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गई, मतलब अकाउंट पे लिखा होगा सलमान खान, फोटो भी सलमान खान की होगी, बट क्या वो सलमान खान का रियल अकाउंट होगा? नहीं। पर वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कि भैया मैं ही सलमान खान हूं, दिखा रहा है ना। यानी कि अपने आप को शो करना, कोई और पर्सन क्या शो कर रहा है कि मैं कौन हूं, सलमान खान हूं। अगर आप अपने आप को कोई और पर्सन शो करते हो, उसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सोनेट। यानी कि अपने आप को कोई और पर्सन शो करना, इसको क्या कहते हैं, इम्पर्सोनेट। मान लो कोविड के टाइम पर मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पे ना जो लोग वो पैसे वैसे मांगने का सीन चला था ना, तो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के नाम पे अकाउंट बना रहे थे, इम्पर्सोनेट तो कर रहे थे ना, ठीक है। तो पहले बताओ, इम्पर्सोनेट वर्ड समझ में आया? यानी कि अपने आप को कोई दूसरा जताना। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना क्या चीजें इसके अंदर हो रही थी, बड़े इंटरेस्टिंग से हो रही है। मतलब ये देखो, आओ एग्जाम्पल लेते हैं वंश के ऊपर, ठीक है। चलो, सो ये वंश का डेस्कटॉप है और वंश जो है बैंक में काम करता है, ठीक है। फलाना बैंक में काम करता है, और क्योंकि ये बैंक में काम करता है तो इसके पास इसकी एम्प्लॉय ID होगी और एम्प्लॉय पासवर्ड होगा। जब भी इसको CBS सॉफ्टवेयर में घुसना होगा तब इसको एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डालना होगा। और तो और हमने तो रिस्क एंड कंट्रोल्स ही पढ़े हैं, इंटरनल कंट्रोल्स पढ़े हैं, हम तो लॉग इन लॉग आउट की डिटेल्स भी रखते हैं। हम कौन, जो सुपरवाइज कर रहा होता है वो, ठीक है। चलो, तो एक बार की बात है, वंश आया, इसने अपने सिस्टम पे एज यूजुअल क्या डाला, ID डाली, और क्या डाला, पासवर्ड डाला, भाई डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपना नॉर्मल काम वाम किया और अपना काम कंप्लीट करके अब लंच ब्रेक हो गया, 2 बज गए, लंच ब्रेक हो गया, चले गए महाराज खाना खाने। तब से समोसा कर रहे थे, अब समोसे आ गए, चले गए महाराज समोसा खाने के लिए। अब बेटा ये चलेगा, अब जब ये चलेगा तो उसको यहाँ से हटा देते हैं हम, चले गए ना ये तो यहाँ से, चलो भाई चलो। अब ये ID ये भी क्या हो गया, लॉग आउट, होगा कि नहीं होगा, चलो डन। अब हुआ क्या था, कहते ना, बैक टू द स्टोरी। जब वंश ID और पासवर्ड डाल रहा था, कोई था
जिसको देख रहा था। इसने क्या आईडी डाली और क्या पासवर्ड डाला, अब वो देख कैसे रहा था वो उसकी चॉइस है। वो क्या कर सकता है, कोई भी टेक्निक अपना सकता है। जैसे क्या कर सकता है, वो इसके सिस्टम पे कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई एक ऐसा कोड, कोई एक ऐसी चीज डाल सकता है जिससे सिस्टम पे जो करे उसका सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाए। या फिर जो ये करे, ये तो यहाँ कर रहा है, मेरे सिस्टम पे भी रिफ्लेक्ट होता रहे। टेक्निक्स होती हैं बड़ी बड़ी, सिखाऊंगी थोड़ी ना मैं आपको। ठीक है, वरना यहाँ वंश एम्प्लॉय नहीं होगा, यहाँ वंश वॉयलेटर होगा। चलो, तो अब उस बंदे ने यही कुछ ऐसी कुछ टेक्निक्स अपनाई और क्या जान लिया, आईडी और पासवर्ड। अब वो बंदा बेटा क्या करेगा, मौके पे चौका मारेगा। अब वो बंदा चेंज हो गया। यही वो बंदा बेटा थोड़ा मोटा हो गया है, क्योंकि इसने मुंह पे मास्क भी पहना हुआ है। कैसा मास्क, नॉर्मल फेस मास्क, क्योंकि बहरूपिया बन के आ गया तो सब पकड़ ही देंगे ना, तो नॉर्मल मास्क पहन के आया। अब इसने क्या किया, आईडी डाली और पासवर्ड डाला। मैंने कहानी क्यों सुनाई, पता है क्यों, क्योंकि अब कंप्यूटर को ये इम्पर्सोनेट कर रहा है कि मैं कौन हूं, वंश। क्योंकि कंप्यूटर को तो ये पता है ना कि वंश जब डालता है तो ही ये वाली आईडी से खुलता है। तो अभी सिस्टम को क्या लगेगा कि वंश ही आया होगा और वंश ने ही डाला होगा, बात खत्म हो गई। तो क्या किया यहाँ पर, इम्पर्सोनेट किया और सिस्टम को बुद्धू बनाया और अंदर चले गए। तो ये आईडी पासवर्ड के थ्रू भी होता है बेटा। क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, लोग उसके भी कर लेते हैं चीजें, जहाँ पे जो इतनी लाइंस वगैरह होती हैं, जो मतलब जैसे भी आपका सिस्टम खुल रहा है, जहाँ सी जो रिक्वायरमेंट है वो वाले का डुप्लीकेट हो जाती है टेक्निक लगा के। और इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, स्पूफिंग। क्या कहते हैं, स्पूफिंग। चलो पढ़ लो फिर फटाफट और बता दो मुझे कोई डाउट है तो। अगर फॉर्जिंग तो समझते हो ना, ये वाला वर्ड तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। जैसे साइन को फॉर्ज करना यानी कि फेक सिग्नेचर, तो फॉर्जिंग यानी फेक। वंश सोर्स एड्रेस यानी कि जो वंश काम करता सिस्टम पे वो रियल एड्रेस था। हमने क्या किया, उस सोर्स एड्रेस को क्या किया, फोर्ज किया कि हमारे यहाँ पे दिख जाए। एंड उसके बाद वंस द मशीन इज यूज्ड टू इम्पर्सनेट द अदर इज स्पूफिंग टेक्निक, फिर इसको इस्तेमाल कर लिया। एग्जाम्पल सेम जो मैंने आपको दिया वही एग्जाम्पल इसने भी दे दिया। डन 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 डन। अब यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है 5 to 6 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है कि भाई टेक्निक बता दो। क्या हमारी सारी टेक्निक्स हो चुकी हैं, बस एक लास्ट बाकी है। कौन सी है, एसिंक्रोनस अटैक्स। ये लास्ट क्यों बाकी है, ये बेटा सेपरेट आ सकती है। बाकी सब जब भी आएंगे या तो एमसीक्यू में आएंगे या फिर सब्जेक्टिव में वो क्या बोलेगा, एनी 6 बता दो या एनी 5 बता दो, लाइक दैट। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया सलामी या राउंडिंग वाला, वो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। क्रिसमस कार्ड वाला भी पूछ सकते हैं। आईबीएम कंपनी में कौन सा कांड हुआ था वो पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो आप एनी 6 कोई से भी कर लेना। बट जो ये एसिंक्रोनस अटैक्स है ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, और वैसे ये आ चुका है तो आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, एसिंक्रोनस लास्ट अटैक है बेटा, ये जल्दी जल्दी करा देती हूँ वरना तुम्हें भी हार्ट अटैक ना आ जाए। करा दूं, सुनो बस एक लाइन और खात्मा। सुनो ध्यान से, अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो एक तरफ, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो एक तरफ। ध्यान से सुनना। क्या आपको क्या लगता है कि सारे कांड करने ही पड़ते हैं? कुछ कांड तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइंस बोले तो नेटवर्क के थ्रू ही हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सिस्टम में डेटा है, जरूरी नहीं कि मैं इसमें घुसूं, बट ये सिस्टम का जो नेटवर्क है, अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं तो मैं इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती हूं। बोलो हाँ कि ना। तो जो भी अटैक नेटवर्क के द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस अटैक्स। क्या लिखा है वंश, जरा रीड करना फर्स्ट पॉइंट।
डेटा विच इज वेटिंग टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि जो डेटा ए भेजना चाह रहा है बी को, डेटा विच इज वेटिंग टू बी ट्रांसमिटेड, उसको बीच में, मतलब जो नेटवर्क है ना, जो नेटवर्क है उसी पे ही क्या कर देंगे, वहीं पे खल्लास कर देंगे, सिस्टम पे जाने की जरूरत ही नहीं। आपने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें वो गाना था ना, बाबा मैं तेरी मल्लिका, राजी, हाँ। सो राजी वाले पिक्चर में क्या होता था, वो ऐसे 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 करके क्या देती थी, संदेश देती थी ना, तो वो पकड़ी कब गई, वो बीच में पकड़ी गई ना, पकड़ी गई ना। बहुत सारी पिक्चर में भी ऐसा होता था ना कि ऐसा वो फोन में बताते थे कि ऐसा ये हो रहा है, और नेटवर्क पे ही ना उसको पकड़ लिया था, अच्छा ये यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां जा रही है। और हाँ, अरे वाह, जो तू बोल बता रहा है ना वो भी इसके अंदर ही है। कई बार इधर से हम बात कर रहे हैं और दूसरे वाला ने भी फोन उठा लिया, उसको भी पता चल गया। ये तो सास बहू के सीरियल में भी दिखाते थे। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे साथ हुआ है। हाँ भाई, बहुत बहुत दिक्कत थी भाई। हाँ बहुत, मैं तो इतनी बड़ी पोल करी, शुभांग और शुभांगी का वही हो गया, ब्रेकअप नहीं हो गया, शुभांगी से बात करी थी ना मैं तो। हम तो होमवर्क डिस्कस कर रहे थे। और फिर उसके बाद चलो आ जाओ। सो ऐसा डेटा जो कि ट्रांसमिट होने वाला है, वो उस पे क्या हो जाएगा, अटैक, घाजी अटैक। उसको क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस अटैक। अच्छा एक बात तो बताओ, अटैक कब बोलेंगे, जब ऑथराइज एक्सेस होगी या अनऑथराइज, ये भी कोई बात थी, बताओ। कहता है कि these attacks are hard to detect because these are very small in nature। ठीक है, चलो, 4 प्रकार से होते हैं ये। अब जैसे जो आपने मुझे पॉइंट बोला ना वंश, वो पॉइंट यहाँ पे सेम टू सेम है। देखो आपने मुझे भी बताया था ना कि जैसे एक जना सुन रहा है, दूसरा जने को भी सुनाई दे रहा है, और एक और, हाँ सीआईडी वाला भी बताती हूँ। सीआईडी में ऐसा होता था ना कि वो बंदा क्या करता था, वो फोन करता था चोर को, है जो मर्डर होता था उसको फोन करता था, है ना, और उससे बोलता था हाँ हाँ कंटिन्यू कर, हाँ हाँ हम लोकेशन जान रहे हैं, हाँ 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 हाँ, अरे हाँ और बात कर, इसे उलझा के रखो, हाँ हाँ हाँ। और जैसे उसको बातें उलझा के रखते थे ना, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती थी। हाँ अच्छा पीछे वाली आवाज आ रही है, इसका मतलब ये इस लोकेशन पे है, अच्छा सुना है, दैट इज व्हाट वायर टेपिंग। नेटवर्क के थ्रू डेटा को क्या कर लिया, चुरा लिया, अनऑथराइज एक्सेस थी। ठीक है, स्पाइंग ऑन द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, चलो डेटा लीकेज, ये वो वाला पॉइंट है जो आपने मुझे बताया, जैसे कि वो दूसरे ने फोन कॉल उठा ली वहां से बराबर से, कि कमरे से, या इसकी दुकान की बात हुई, दुकान वाला फोन घर पे भी है, सेम नंबर है, लाइक दैट। तो क्या है बेटा, फिर तो मम्मी को पता चली गया ना कि शुभांगी नहीं थी, शुभांगी थे। सो वही वाली बात है, बस उसको क्या कहते हैं, डेटा लीकेज। या फिर मूवीज में जब कोई बंदा कम्युनिकेट कर रहा होता है ना कि हाँ यहाँ पे ना मैंने सुना है अटैक होने वाला है, तो ये वाली बात किसी और ने सुन ली और बस पूरी मूवी खत्म वहीं पर ही। एक हम अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, एक इनका अटैक चल रहा है। चलो नेक्स्ट इज सबवर्सिव अटैक। क्या नाम है बेटा, सबवर्सिव अटैक, सबवर्सिव अटैक। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हम तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, नेटवर्किंग, हम डेटा कहीं रखे इससे पहले ही हम अपना हाथ साफ कर ले रहे हैं ना। तो क्या होता है, आपने शायद वो गाजी थी या फिर वो एक क्या था, वो जो पानी में रहता है ऐसा, सबमरीन। तो उस पिक्चर का नाम था 47, नहीं कौन सी पिक्चर का नाम था, नहीं नहीं ऐसे करके है ना, वो ऐसा भारत पाकिस्तान का था, पता नहीं क्या था, बहुत बढ़िया पिक्चर थी उसकी थी। हाँ हाँ कुछ ऐसे था, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ ऐसी पिक्चर ही थी। हाँ, और फिर उसके बाद में ना एक और भी सबमरीन होती है। फिर क्या होता है कि ना, यहाँ से एग्जाम्पल दे रही हो, यहाँ से यहाँ पे ना, यहाँ सुन, नहीं गलत हो गया, रुको रुको रुको, अरे पिक्चर याद नहीं आ रही, याद करके बता दूंगी, पिक्चर है मुझे ज्यादा याद नहीं रहती।
तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये इंडिया का है, ठीक है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान या कोई और कंट्री का है, ठीक है, तो इंडिया वाले अपने कंट्री में तो अब मैसेजेस देंगे ना, तो जो मैसेजेस फ्लो करेंगे वो कैसे फ्लो करेंगे, नेटवर्किंग के थ्रू ना, समझ रहे हो, नेटवर्क के थ्रू ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, और वो जो सिग्नल्स होते हैं ना पानी के अंदर, जब भी हम पानी में ना एक एक पॉइंट से बी पॉइंट पे मैसेज भेजते हैं ना, तो पानी में जो होता है ना वो जो भी हम मैसेज भेज रहे होते हैं हाँ, कोई बात नहीं, और इसकी आवाज ही मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो जब हम इंडिया वाले अपनी कंट्री को कोई मैसेज भेज रहे होते हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग वो मैसेज ना आस पास में पानी में रहता है, ठीक है, कुछ रेज वगैरह होती हैं, हाँ वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी भी पकड़ लेते हैं, और फिर क्या करते हैं उस मैसेज को ना ये रीड कर लेते हैं, और फिर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, इसको बोलते हैं सबवर्सिव अटैक, ठीक है भैया। इससे पहले ये हमें वो करे, चलो भैया, लास्ट इज पिगी बैकिंग। क्या बोला मैंने? पिगी बैकिंग। पिगी बैंक नहीं है ये, पहली बोल रही हूं, क्या है? पिगी बैकिंग, पिगी बैकिंग, नॉट पिगी बैंकिंग, पिगी बैकिंग। ये बता देती हूँ, दिस इज द एक्ट ऑफ फॉलोइंग an authorized person through a secure door and attaching to the authorized telecommunication link that intercepts or alters the transmission. तुमको समझ में आया? जब तक मतलब मैं कहानी ना समझाऊं ना, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आओ जरा देखते हैं इसकी कहानी। अब देखो, पिगी बैकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। अगर मतलब किसी बंदे को कोई भी चीज, मतलब कोई थ्रेट देना हो या कोई कांड करना हो, तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। टर्मिनोलॉजी जितनी डिफिकल्ट है, तरीका उतना इजीएस्ट है। देखो क्या होता है, आपने ना वो पिक्चर देखी होगी सारी पिक्चर के नाम, धूम, या फिर वो एक पिक्चर है ना अभिषेक बच्चन की, मैं थोड़ा रिलेट करके बताती हूँ, चाहे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें क्या होता है ना, एक दरवाजा होता है, इस दरवाजे के अंदर घुसते हैं फिर ऑथराइज लोग, फिर उसके बाद थोड़ी दूर आगे चलते हैं, फिर एक और दरवाजा होता है, हाँ हाँ हाँ, वो भाई जो भी है, ठीक है, फिर उसके बाद एक दरवाजा और होगा, होता है। तो ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे लगाए जाते हैं, इनको क्या बोला हमने? सिक्योर डोर्स। अब क्या होता है कि वो जो पिक्चर में होता है वो बताती हूँ, फिर कनेक्ट करूंगी। नंबर ऑफ पीपल भी ना यहाँ पर जैसे मान लो 6 हैं, फिर आगे 4 जाएंगे, फिर आगे सिर्फ 2 जाएगा, ऐसे होता था ना। कनेक्ट कर पा रहे हो? पिक्चर तुम्हें जो याद है लगा लेना, ठीक है। पिक्चर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे नाम याद नहीं रहते पिक्चर्स के, ठीक है। तो ये क्या था? सिक्योर्ड। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब लोग क्या कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को देख रहे हैं कि यहां से यहां पहुंचा तो क्या पासवर्ड लगाया था, ओ इसने हाथ रखा था, फिर यहां से यहां गया तो उसने ये उंगली रखी थी, मतलब कि उसके पाथ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पर जो भी कोई डायमंड रखा है, कुछ रखा है, उसके आगे पीछे कोई कवच है ना, तो वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है या कैसे मैं कर सकता हूँ, क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। मतलब कि कैसे मैं इन चीजों को अपने लिए बेनिफिट उठा सकता हूँ, ठीक है। छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। हाँ, तो पता है क्या होता है फिर उसके बाद पिक्चर में क्या हुआ था कि जैसे अभिषेक बच्चन ने, जिसने भी ये किया ना, फिर हमने क्या किया, हम भी वही बन गए जो हाथ स्कैन करके वो आगे बढ़ा, हमने भी वही हाथ लगा लिया, फिर वही हाथ लगा के हम भी स्कैन करके चले गए, और हमने बेसिकली जो हाँ चीजें थी, इट इज मोर लाइक अ स्पूफिंग, बट स्पूफिंग और इसमें बस एक फर्क है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वी आर इन द टेलीकम्युनिकेशन लिंक, टेलीकम्युनिकेशन लिंक, बस एक ही अंतर है, टेलीकम्युनिकेशन लिंक। टेलीकम्युनिकेशन लिंक का मतलब होता है बस ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे नहीं होंगे, मतलब कोई फिजिकल चीज नहीं होगी, बिकॉज नेटवर्किंग इज नॉट फिजिकल इन नेचर, इट इज इनटैंजिबल इन नेचर। तो बस द थिंग इज सिक्योर डोर का मतलब इनटैंजिबल डोर्स होंगे। अब वो डोर्स कैसे होते हैं, आप सभी के घर में इंटरनेट के लिए राउटर्स रखे होंगे ना, वो सबसे ज्यादा सिक्योर डोर्स होते हैं। कि पहले क्या होता है, पूरे मोहल्ले का नेट होता है,
फिर एक एरिया क्या होता है, फिर ऐसे करके आपका होता है, फिर बहुत, तो ऐसे ऐसे करके डोज पे जाते जाके फिर हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं. दैट इज अ पिगी बैकिंग. एंड जिनको ये टेक्नोलॉजी समझ आती है ना, वो सबसे ज्यादा इससे करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं होगा जो इंटरनेट इस्तेमाल ना करता है, उसके घर में नेट ना लगा होगा. एंड फर्दर इवन इवन दैट हैज बीन सीन दैट द इंटरनेट प्रोवाइडर्स वो खुद ही इस चीज में इन्वॉल्व है. आपका डेटा लीक करके कहां कहां बेचता है आपको भी नहीं पता. ठीक है. सो दैट इज अ पिगी बैकिंग. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता था, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आ सकता है, मतलब एवरेज समझ लो, बी कैटेगरी बोल सकती हूँ मैं. तो वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल दी यस डेटा रिलेटेड रिस्क. थक गई. चलो, तो रिस्क समझ में आ गया, बोलो हाँ कि ना. तीनों रिस्क समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है. एग्जाम के लिए टेक्नोलॉजी रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली तीनों में से. कौन बोला थक गया, मतलब पढ़ा मैं रही हूं. ओके, कंट्रोल्स पे चलें. सिर्फ मार्क ही तो कराना है मुझे. लाओ बुक दो मेरे को. कौन लेके आया बुक? नहीं नहीं, ऑडिट की मंगाई थी, वही दोगे और क्या. मॉड्यूल 1. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो भी लिया. उसके पैर में मेहंदी लगी थी. अच्छा ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, या पेन. हाँ, तेरे बुक में मार्क करना होगा ना. पेज नंबर 4.20, ऑडिट का मॉड्यूल 1 4.20. अपने ना जो EIS के नोट्स है ना वो भी खोल लो, ताकि तुम अपना अलाइनमेंट करते रहोगे. ठीक है. अभी ये स्ट्रैटेजीज रह गई हैं, मैं भी करा देती हूँ, होल्ड पे है. ठीक है, चलो. ओके, निकाल लिया पेज. पेज निकाल के अभी चिल करो, ध्यान से मेरी बात सुनना. ओके, सबसे पहला क्या है, कंट्रोल का मीनिंग. ठीक है, कंट्रोल का मीनिंग. कंट्रोल का मीनिंग जो है आप मेरी बुक से भी कर सकते हो, और अगर आप 315 पढ़ते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो. यहाँ पर वर्ड लिखा है कंट्रोल. यहाँ पर ध्यान देना, वर्ड लिखा है कंट्रोल, ना कि इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल का मीनिंग देखना है. एक बार रीड कर लेते हैं. कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पॉलिसी वगैरह बनाना, ताकि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें कि हमारे इवेंट्स में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको प्रिवेंट किया गया है, डिटेक्ट किया गया है, प्रिवेंट करके, और नहीं तो करेक्ट किया गया है. ठीक है, जो कि अभी हमारे को सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंट्रोल. टाइप्स ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, कितना सिंपल है. मैनुअल कंट्रोल लगा सकते हैं, ऑटोमेटेड. ऐसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा पहले, तो इसको ना अपने स्टडी मैट से ना मैं बोलते ना क्वेश्चन करने के लिए, तो एक बार लिख करना 1 पेज का कंटेंट तैयार कर लेना. समझ रहे हो, रिपीटेटिव आ सकता है. मैनुअल, ऑटोमेटेड, और दोनों का मिक्सचर क्या बन गया, सेमी ऑटोमेटेड. इंपॉर्टेंस.
ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूजफुल और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यूजफुल। मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, मैंने पहले भी बताया था 570 इंडिकेटर मिटिगेटर, यानी कि मिटिगेटर यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्क को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इस वाले तीन पॉइंट्स के अंदर सिर्फ टाइप्स ऑफ कंट्रोल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट इज बेटा अप्लाइंग द आईटी कंट्रोल्स, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे आ जाइए। फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एज पर एसए। ओके आप लोगों ने पढ़ लिया? पक्का? तो फिर मुझे मार्कर की जरूरत नहीं। हाँ पढ़ ली ना, तो मैं ढूंढूं ना फिर कहाँ मिली है। तो तुमने जब पढ़ी है कहाँ से पढ़ी है फिर? तो वो लाइक के आए हो, ले दिखाओ मेरे को। निकाला तो है। हाँ तो ये सेम टू सेम हो गया, ठीक है। ओके आप ही के नोट्स में दे रखा है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपके नोट्स में पेज नंबर नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, ये डायग्राम बना हुआ है, ये जो कंपोनेंट्स है। हाँ और ये आपके स्टडी मैट के अंदर भी कंपोनेंट्स है, वहां से अच्छे से कर लो सकते हो। स्टडी मैट के अंदर जो कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं। हाँ तो क्या हो गया, हाँ बस तो काम खत्म हो गया ना आपका कंपोनेंट्स। तो एक बारी क्या कर लेना ना, अपनी एएस की बुक खोल के भी पढ़ लेना, तो कंपोनेंट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ एक और चीज, हल्के में मत लेना कि ऑडिट का टॉपिक है आने का नहीं, पहले बता दिया। इसमें से 315 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा ओके, नहीं खत्म की बात नहीं है, ये भी आपका इसमें मिल जाएगा, आपको इसी इसके अंदर ही मिल जाएगा, लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। ये भी हो गया। तो क्या बच रहा है, की इंडिकेटर्स बच रहे हैं, ठीक है। मैं मेन उस पर क्लिक कराती हूँ। ये देखो ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लिया, लिमिटेशंस भी आप लोगों ने इसके साथ ही कर ली। उसके बाद में अब बचता है अप्लाइंग आईटी कंट्रोल्स, इंपॉर्टेंस भी करा दी मैंने, बस ये बचता है अप्लाई आईटी कंट्रोल्स और एक टॉपिक की इंडिकेटर्स। करा दो दोनों, सिंपल। चलो सो अप्लाइंग आईटी कंट्रोल्स बहुत ही आसान, एकदम पिद्दू से टॉपिक है, ठीक है। ओके आपको तो पता ही है, देखो दो तरीके के कंट्रोल यानी सेफ्टी। अगर मेरा डेटा इस सिस्टम में रखा है तो मेरे दो प्रकार के कंट्रोल्स होंगे। एक होंगे जनरल कंट्रोल, जो कि कैसे होंगे, इस सिस्टम को सेफ जगह पे रखो जहां पर कि कोई ना आ सके ना कोई जा सके, ये क्या है, जनरल कंट्रोल्स। अब इसके अंदर मेरी ऐप है, हो सकता है सीबीएस ऐप हो सकता है मेरी ईआरपी ऐप हो। फिर जब मैं कंट्रोल लगाती हूं कि मेरे ऐप को कोई इस्तेमाल ना कर सके, तो वो क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल। यानी कि जो कंट्रोल्स एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर पे लगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। और जो ऐप इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं ना, जनरल, उनको क्या बोलते हैं, जनरल कंट्रोल्स। अच्छा मैंने मान लो इसको एक रूम में रखा और यहाँ पे एक अलार्म लगा दिया कि अगर कोई बंदा आने की कोशिश करता है फटाफट से अलार्म बज जाएगा। बताओ कौन सा कंट्रोल है। मैंने अपने ऐप के ऊपर आईडी पासवर्ड लगाया हुआ है, बताओ कौन सा कंट्रोल है। बहुत 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 मुश्किल था ना। मान लो मैंने अपने ऐप पर आरबीएससी लगाया हुआ है, कंट्रोल है ना। आरबीएससी भी क्या है, कंट्रोल है। और किस पे लगा रखा है, ऐप पर, तो कौन सा हो गया।
यानी कि मान लो मुझे वंश को अपने नोट्स को सिर्फ व्यू करने का एक्सेस देना है और ये नोट्स किसी ऐप पे खुलते हैं, तो बताओ कौन सा कंट्रोल होगा? चलो अच्छा और बताती हूँ, है ये मेरे को भी परेशान कर रही थी। चलो तो ये आप यहां से कर लेना इतना बस। ये नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं बड़े बड़े, करने की जरूरत नहीं है, ओनली दिस मच, ठीक है। कंपोनेंट्स, अब आता है की इंडिकेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल, ओके ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। की इंडिकेटर, इंडिकेटर इंडिकेटर यानी कि जो इंडिकेट करते हैं। सुनना ध्यान से, क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है ये एक बच्चा है, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हमें मिले कि हम ये कह दें कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत है, बहुत बढ़िया है, सर्वगुण संपन्न। हमारे इंटरनल कंट्रोल्स इतने बढ़िया थे ना कि हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया उम्दा है। ये रिकॉर्डिंग में भी जा रही होगी ना बस? हाँ, आवाज कहीं बाहर से आई ना? चलो कोई बात नहीं, ओके सो अब आप मुझे बताओ, अगर ये बच्चा जैसे घर में मेहमान आते हैं वैसे पैर छूता है सबके, बताओ दिख रहा है ना आपको? इंडिकेटर किस बात का? हमारे कंट्रोल्स जो हमने लगाए वो इफेक्टिव हैं, हमने लगाए बट इफेक्टिव भी है, टाइम पर पैर छू रहा है। सो व्हाट इज बीइंग डन ऑन टाइम, इट इज इफेक्टिव इन नेचर। नाउ इंटरनल कंट्रोल्स का ही एक पार्ट होता है आईटी कंट्रोल। मान लो मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर मान लो हमारे यहाँ पर अब कोई कंपनी है, हमारे यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर को लेके ना हम ये मान के चलते कि भाई अगर हमारा जो बजट वगैरह है सॉफ्टवेयर का वो 1 लाख रुपीस का है, तो अगर कंपनी ने 1 लाख रुपीस के अंदर ही सॉफ्टवेयर ले आए तो बताओ मुझे कि क्या कंपनी में इफेक्टिव आईटी कंट्रोल है? कि सॉफ्टवेयर था ना, तो क्या इफेक्टिव आईटी कंट्रोल है? हाँ, जो बात कही वही बात करी, तो ये क्या है? इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। मैंने कहा कि सुनो, हमने कहा क्या सुनो? हमने कहा आप जो है अपना सिस्टम हर 5 साल के बाद में अपग्रेड करोगे, क्योंकि 5 साल के बाद में ना इसमें वायरस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कोई फायदा नहीं होता। हमने कहा हर 5 साल के बाद में आप सिस्टम चेंज कर दोगे, अपग्रेड कर दोगे, जो भी ये कर दोगे, और कंपनी कर रही है ऐसा, तो ये क्या है? इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। तो क्वेश्चन क्या आएगा? कहेगा बताओ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे देख के ये पता चल जाए कि उसके यहाँ पर क्या है? इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। हमने कहा कैसे पता चलेगा? अपग्रेडेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब मान लो आप जाते हो ऐसी कंपनी में, थके हारे कंप्यूटर सिस्टम 25-25 साल पुराने, कीबोर्ड भी टक टक चल ही नहीं रहा, बताओ क्या बोलते तुम्हारे लैंग्वेज में? समझ रहे हो जो अपन ब्रेक में बात कर रहे थे, जो ये कह रही थी, बताइए कोई वो होती है, बताओ तो समझते हो मेरी बात? तो ये क्या है? अगर मान लो आपके यहाँ आईटी को अपग्रेड कर लिया जाता है, आप मॉडेस्ट तरीके से रहते हो, गुड इंटरनल कंट्रोल्स, गुड आईटी कंट्रोल्स, बट आपके पास पुराने वही लथेड़े से क्या है? वो बेकार आईटी कंट्रोल। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये नहीं कि आईटी लगाने के चक्कर में पैसा ही सारा लगा दिया, नहीं, हमने विद इन बजट काम किया है। रिसोर्सेज की एलोकेशन क्या है? प्रॉपर है। 24/7 जिसकी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी वो चीज ज्यादा अच्छी है। जो आईटी की चीज 24/7 अवेलेबल है, अब बैंक है, रात को 2:30 बजे मुझे पेमेंट करनी हो तब भी अवेलेबल है ना मेरे को। कितना अच्छा आईटी सिस्टम है भैया, 2:30 बजे भी पेमेंट कर सकती हूँ मैं। गेटिंग माई पॉइंट? बट क्या तुम रात को 2:30 बजे क्लासेस खरीद सकते हो? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होंगी, सो रही हूँ मैं 2:30 बजे। बात समझ आई? यहीं पर मैं इसको क्या कर दूं? ऐप बेस्ड कर दूं, उस ऐप पे पेमेंट गेटवे लगा दूं। अब इफेक्टिव आईटी कंट्रोल्स। नेक्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट अबाउट द इंडिकेटर्स टाइम टू टाइम, यानी कि कोई अगर दिक्कत हो रही है तो मैनेजमेंट को टीम बता रही है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट द वनरेबिलिटीज और द
थ्रेट्स, यानी कि जो आपको वायरसेस आ सकते हैं, जो भी आपको हैकर्स कोई चीज कर सकते हैं, उसके तहत आप क्या अपना रहे हो, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अपना रहे हो। एफिशिएंट हेल्प डेस्क, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है, जब भी आप कहीं जाते हो सुंदर से रिसेप्शनिस्ट नहीं मिलती है ना, हाँ, तो अगर किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट है, सर मे आई हेल्प यू, तो यार देखिए हाउ मे आई हेल्प यू। तो गाइज अगर यहाँ पर कोई एफिशिएंट, मान लो आपने क्लासेस परचेज करी, ठीक है, अब आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपने मुझे कॉल किया और मेरा हेल्प डेस्क एफिशिएंट नहीं है, भाई छुट्टी वट्टी है भाई, 4 दिन पे बात करेंगे, तो ये अच्छी बात है नहीं। इज दैट क्लियर? तो एफिशिएंट हेल्प डेस्क होना चाहिए एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो वो वहाँ पर सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या है कि इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। इस टॉपिक में से 315 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स और की इंडिकेटर्स, 3 चीज़ें याद कर लेना, बाकी सिर्फ रीड करके चले जाना। ओके अब जो मैं आपको कराने जा रही हूँ ना, बहुत ही आसान है ये, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ही आसान है ये। और जो अब भी हम पढ़ाने के लिए जा रही हूँ उसमें अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, अमेंडमेंट में क्या था बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, यानी कि रिस्क को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो जो रिस्क को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज है वो कितनी है, 4, T⁴ कहते हैं अगर आपको रिस्क हो ना तो आपके पास ये 4 तरीके हैं। रिस्क अगर आपके पास है और उसको आप क्या करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो आपके पास ये 4 तरीके हैं। पहले ये तरीके 5 हुआ करते थे और अब ये तरीके कितने हैं, 4। ये है मेजर पॉइंट। तो आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, पक्का पक्का इसको अटेम्प्ट करना, उसको मालूम पड़ेगा कि आप कंटेंट अमेंडेड बढ़ के आए हैं, ठीक है। ओके 4 क्या कहता है बेटा, वो पहला क्या है, टॉलरेट द रिस्क, एक्सेप्ट द रिस्क। अब ओखल में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, सीए में एडमिशन लिया तो टेस्ट से क्या डरना, अटेम्प्ट से क्या डरना, बोथ ग्रुप से क्या डरना, यानी कि यू आर एक्सेप्टिंग द रिस्क, यू आर एक्सेप्टिंग द रिस्क। और हो सकता है कि हमारे को सिलेबस बहुत ज़्यादा हो, टाइम बहुत कम हो, हम शायद रिश्तेदारों के घर ना जा सके, और हो सकता है ये सब करने के बाद भी शायद हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ना मिले, बट फिर भी हम इस प्रोफेशन में आए। दिस इज व्हाट एक्सेप्टिंग द रिस्क, यानी कि टॉलरेट ही कर लिया, भाई ठीक है जो है जैसा है, भाई ठीक है, मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, हाँ ठीक है भैया, एक्सेप्ट द रिस्क, ओके फाइन, बात समझ आई। टॉलरेट का मतलब चीज को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। दूसरे कौन है बेटा, टर्मिनेट, यानी कि एलिमिनेट द रिस्क। अब ये क्या है बेटा, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। अच्छा सीए में अटेम्प्ट लग जाते हैं, अच्छा क्या किया इसने, सीए छोड़ के लॉ करने चला गया, क्या किया, रिस्क को टर्मिनेट, एलिमिनेट, क्या किया, टर्मिनेट, एलिमिनेट। तो जहां पर आपको रिस्क लगा तो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप सीए में घुसे, बट आपने कहा कि नहीं मेरे बस की नहीं है भैया, मेरे को नहीं रिस्क सहन करना, क्या क्या मैंने उसको एलिमिनेट किया। तो अगर आपको लगता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता है, फिर उस बिजनेस को बंद कर देता है और दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो जाता है, सो एज टू अवॉइड और बेसिकली टर्मिनेट द रिस्क। यार इससे अच्छा ये चल रहा है क्या इसमें, अच्छा ऐसा होता है क्या इस बिजनेस में, छोड़ना यार मेरे पास तो खूब पैसा, मैं दूसरा वाला बिजनेस कर लूंगा। दिस इज व्हाट टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क। बात समझ आई, बात समझ आई। चलो नेक्स्ट इज ट्रांसफर द रिस्क। ये तो बहुत ही अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा, आप लोगों को तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो अब आप लोग कोचिंग क्लास में आए, अभी मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है, अब आप लोगों का एग्जाम होता है, आप अच्छे से पेपर लिख के आते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जो रिजल्ट था वो क्या था, रिस्क था ना, कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो रिजल्ट क्या था, रिस्क था। आपने जो अपने सीए प्रोफेशन में कोचिंग क्लासेस ली, तो आपने क्या किया, रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। अब तो अगर हमारे रिजल्ट का कुछ हुआ तो अब तो मैडम भी जिम्मेदार होंगी। ट्रांसफर द रिस्क। कई बच्चे तो बोलते कि बताओ मैम की वजह से ही हो गया, बात समझ आई, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर द रिस्क। इसका जो मेन एग्जाम्पल है बेटा LIC। अपन चले गए पर
LIC तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अपना जो रिस्क है ना बेटा, वो किसको देके चले जाते हैं? LIC कंपनी को। वो बीमा ला के दे देती है, हमारा पैसा वैसा ला के देती है सम एश्योर्ड, एंड उसके बाद हमारे फैमिली मेंबर्स को मिल जाता है। हमने LIC करा के क्या किया? रिस्क को शेयर किया कि भाई अगर मैं मर गई तो क्या होगा? अरे भाई मैं क्यों मरूं? नो 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 नो, अगर मुझे कुछ हो हाँ सही कह रहा है वंश, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। सो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैंने LIC वालों के साथ क्या किया? अपना रिस्क शेयर कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर कर देना, यानी शेयर कर देना। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीट द रिस्क। ट्रीट का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या करना? आप उस पर कंट्रोल्स लगा रहे हो। ट्रीटिंग द रिस्क क्या कर रहे हो? कंट्रोल्स लगा रहे हो। जैसे कि मान लो आपको पता है कि यार हाँ सी के अंदर रिस्क तो बहुत ज्यादा है, हाँ इससे लड़ने के लिए ना मुझे टाइम टेबल लगाना पड़ेगा, आई हैव टू ट्रीट द रिस्क। ऐसे बात नहीं बनेगी। सो यू आर पुटिंग द कंट्रोल्स, and those controls can come from your seniors, can come from your mother, father, your teacher। वो क्या बता रहे तुम्हें कि भाई देखो ऐसा है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने भी ऐसा किया था, तुम भी क्या करो? तुम भी कंट्रोल लगाओ और इस रिस्क को क्या करो? मिनिमाइज करो। बस ये क्या है बेटा? ट्रीटिंग द रिस्क। और इवन मैं आपको बताती हूँ, बच्चा बिगड़ने वाला है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, बच्चा बिगड़ने वाला है, बिगड़ते बच्चों को एक चांटा लगा देना, क्या है ये? ट्रीटमेंट है ना, बच्चा सुधर जाएगा। अरे बस क्लास ओवर करनी है, दैट इज व्हाट? ट्रीटिंग द रिस्क। बच्चा आगे क्या कर सकता है? बिगड़ सकता है, वहीं पर क्या कर दिया? मान लो बच्चा गाड़ी लेके रैश ड्राइविंग करता है, एवरीवन लिसन, गाड़ी लेके रैश ड्राइविंग करता है, तो हमने गाड़ी उसको देनी बंद कर दी, क्या किया? ट्रीट द रिस्क। बात खत्म। तो ये चार कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आपने एक तो एग्जाम के लिए क्या करना है, जो जो ये हमारे पॉइंट्स हैं, जिसका दूसरा नाम है ना, ये आपको जरूर याद करना है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी एज अ होल ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। और तीसरे ये, हाँ हाँ ओके गाइस। तो रिस्क को ट्रीट करने के कितने तरीके? 4। पहले तरीके में क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया कि भैया क्या ही करे, अब तो CA में आ ही गए हैं, एक्सेप्ट द रिस्क, टॉलरेट कर ही रहे हैं, लंबी लंबी क्लासेस, बड़ा बड़ा सिलेबस, अब तो टॉलरेट ही कर रहे हैं। सेकंड, टर्मिनेट द रिस्क, भगौड़े लोग जो चले गए, ठीक है, कहते हमें इस बिजनेस में रिस्क हो रहा है, निकलो पतली गली से, हम नहीं जाते रिस्क में, हमें तो शॉर्ट चीजें बताओ, ये कोर्स करें फिर ये प्लेसमेंट हो जाए, हमें कोई रिस्क से मतलब नहीं है। एलिमिनेट द रिस्क। थर्ड क्या है? ट्रांसफर द रिस्क, यानी कि आपने कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली और अपना रिस्क क्या कर लिया? ट्रांसफर कर लिया। मैम घर पे वो मैम ने अच्छे से पढ़ाया ही नहीं था, तो अभी क्या करे? तो मम्मी भी होशियार है, मम्मी कहेगी बेटा तूने तब तो नहीं बताया मेरे को, अभी क्यों बता रहा है? सो ट्रांसफर का मतलब क्या है? अपनी जिम्मेदारी उस दूसरे के कंधे पे डाल देना, शेयर कर देना। बट एक बात ध्यान रखना, शेयरिंग में बेटा ये नहीं है कि ए ने बी को अगर शेयर कर दिया तो ए की जिम्मेदारी रहेगी नहीं, फिर ए की भी रहेगी और बी की भी रहेगी। जैसे LIC की बात भी है, तो ए ने अगर LIC कराई है तो डेफिनेटली शेयरिंग ऑफ रिस्क हुआ है, बट अगर वो प्रीमियम नहीं भरेगा तो क्या बाद में पैसे दे देगा वो उसकी फैमिली को? तो दोनों की जिम्मेदारियां भरपूर रहेंगी। और लास्ट इज ट्रीटिंग द रिस्क, यानी कि कंट्रोल्स लगाना, मिटिगेट कर देना फैक्टर्स को। एग्जांपल बताओ, जैसे कोई बिगड़ता बच्चा हो, सी में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा हो, हंसी मजाक कर रहा हो, और एक उसको खिंचा के लगा देना कि पढ़ते क्यों नहीं तुम, होमवर्क करके क्यों नहीं लाते हो, है ना? और कई लोग होते हैं असाइनमेंट्स करके नहीं लाते, एक दिया खिंचा के, क्या है ये? इट इज ट्रीटिंग द रिस्क, यानी कि जो रिस्क है उससे क्या करना? ट्रीटमेंट करना, उसको ट्रीटमेंट करना, मिटिगेट करना। जैसे बुखार हुआ तो ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई खाते हैं, दैट इज ट्रीट। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? रीडिंग कर लोगे ना खुद से, या मैं करा दूं? मैं करा दूं धीरेन रीडिंग? कितना टाइम है अभी हमारे पास? खलास, हमारी बैटिंग ओवर? बताओ